युगों पहले शिवजी ने भृगु ऋषि को इन चीजों का ज्ञान दिया था। तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर राशि के? तुला राशि वाले लोगों को कई लोग बोल देते हैं कि ये सबसे ज्यादा बैलेंस्ड लोग होते हैं, पर तो कौन सी राशि ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर आप? एरीज राशि, आंख बंद करके आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अगर ये आपके मित्र हैं तो आपके लिए कहीं भी लड़ने आ जाएंगे। टॉरस राशि वाला आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा, और स्कॉर्पियन भी ऐसे ही है। 3 तरीके की राशि होती है, एक है चंद्र राशि, एक है सूर्य राशि और एक है लग्न राशि। मैं तीनों को बताता हूँ आपको। मैं दिखाऊं आपको लग्न कुंडली? हाँ जी प्लीज। सन के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो आपकी सूर्य राशि हो गई। चंद्रमा किधर लिखा हुआ है वो आपकी चंद्र राशि हो गई। और ये जो सेंटर में है, दिस इज योर लग्न राशि, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि आपके नेचर के लिए। न्यूज़पेपर के अंदर जो भी राशियां आती हैं वो सब बकवास है। बकवास तो ऐसा कोई रिलायबल सोर्स आप बता सकते हो? ऐसा जो रिलायबल सोर्स है वो है, क्या इसका डेमो देख सकते हैं? आ गया यहाँ पर। ये बर्थ कुंडली पे हमने क्लिक किया तो ये इनका बर्थ चार्ट, लग्न चार्ट बन के आ गया। गाइस, आप लोग भी ये सब कर सकते हैं साथ साथ। जो अल्फाबेट से नाम रखना वो कितना जरूरी है जन्म पत्री के हिसाब से? आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले तक तो ठीक था ये कह देना कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, और अधिकतर उनकी बात सही भी हो जाती होती। आपको ये जान के हैरानी होगी क्यों? क्योंकि आज से 50 साल पहले हमारे पास फील्ड थे ही कितने। सोलर और लूनर एक्लिप्स का कितना महत्व होता है, क्या इम्पैक्ट होता है उसका? मांगलिक और नॉन मांगलिक को शादी करनी चाहिए आपस में? अ, तो आप कितना मानते हो कि राहु काल होता है एंड होता क्या है? कुंडली मिलाना कितना जरूरी होता है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और कुंडली मिलान के लिए गुण मिलान एक छोटा सा पार्ट है। तो आपको सारे ग्रह मिलाने होंगे, आपकी दिशाएं मिलानी होंगी, साथ में आपको आपका अंक ज्योतिष मिलाना होगा, उसके साथ में आपको आपके पाम को भी देखना होगा। अच्छा। तो परफेक्ट कुंडली मिलान बोला जाता है। अब किन लोगों के लिए 2025 बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, जरूरी होने वाला है, वो फॉर्मूला आप अपने दर्शकों को बताइए। और मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ अभी जिससे काफी सारे एस्ट्रोलॉजर को धक्का लग सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो आज के इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं, आपने उनको एपिसोड 19 में देखा होगा। उनका नाम है विवेक वत्स। उनसे हमने बात करी थी न्यूमरोलॉजी के बारे में, और आज हम उनसे बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और वो भी डिटेल में। तो ये पॉडकास्ट आप एंड तक देखिए, आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिफिकेशन मिलेगी और आप अपना बर्थ चार्ट भी देख सकते हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनको आप पहले भी मेरे चैनल पे देख चुके होंगे। एपिसोड 19 किया था हमने उनके साथ। उनका नाम है विवेक वत्स। वो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। उनके ग्रैंडफादर ने ये शुरू किया था 1940 में, एंड अभी उनको 85 ईयर्स हो गए हैं। एंड उनकी ये थर्ड जनरेशन है एस्ट्रोलॉजी में। खालसा कॉलेज से ग्रेजुएटेड, MBA इन फाइनेंस। सो हियर ही इज। वेलकम सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली ये प्लान ऐसा बना था कि सर इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, तो मैं इनको हाई हेलो करने गया था। तो इन्होंने बोला कि यार अभिमन्यु एक और पॉडकास्ट करेंगे। मैं बोला ठीक है सर, करते हैं। तो देख लो, शायद वो बात होने के शायद 3-4 दिन बाद ही हम पॉडकास्ट कर रहे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल। हमने पिछली बार बात करी थी सर न्यूमरोलॉजी के बारे में, जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा चला भी है। वो यूट्यूब पे भी अच्छे व्यूज भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं, इंस्टाग्राम पे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उसको। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बिल्कुल। फिर हम शुरू करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई थी। ज्योतिष की जो शुरुआत है, या फिर अगर हम कंप्लीटली बात करें, थोड़ा सा मैं और पीछे की तरफ जाऊंगा। ज्योतिष, अंक ज्योतिष और पामिस्ट्री, या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री, ये तीनों ही साइंसेस प्रिडिक्शन की साइंसेस है जो एक साथ इनकी शुरुआत हुई थी। ओके। आज से युगों पहले शिवजी ने भृगु ऋषि को इन चीजों का ज्ञान दिया था। ज्योतिष, अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री, इन सब का। यानी कि शिवजी ने ग्रहों के बारे में बताया भृगु ऋषि को, शिवजी ने राशि नक्षत्र के बारे में बताया, शिवजी ने कर्मों के बारे में बताया। तो जब हम ग्रहों की बात करते हैं उसके लिए हम देखते हैं अंक ज्योतिष को, न्यूमरोलॉजी से जिसे बोलते हैं। एक्चुअली वो ग्रह ज्योतिष है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर एस्ट्रो मतलब कि एस्टर, एस्टर मतलब
राशि और नक्षत्र, उनका जो हम्म साइंस है उसको जब हम पढ़ते हैं वो है एस्ट्रोलॉजी। और जब हम कर्म की बात करते हैं, कर्म हम देखते हैं आपके हाथ के अंदर। तो ज्योतिष ओके की शुरुआत इतने युगों पहले हुई। भृगु ऋषि ने फिर इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाया। इसके विभिन्न विभिन्न मेथड, लोगों ने अपनी अपनी सोच भी इसके अंदर डाली। तो इसकी शुरुआत तो युगों पहले हो गई थी। आज आप इसका एक हम्म मॉडिफाइड रूप देख रहे हैं। आजकल हमारे पास हम्म कैलेंडर काफ़ी तरह के आ गए हैं। एक हिंदू हम्म कैलेंडर है, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर जिसको बोल देते हैं। तो वो काफ़ी हम्म सारे अलग-अलग कैलेंडर्स हैं, जिसके साथ हमारा ये जो शास्त्र है या ये जो विज्ञान है, ये मर्ज हो चुका है। यानी कि इतना हम्म एडवांस हो चुका है, आप इंग्लिश कैलेंडर डालेंगे, टाइम, प्लेस एंड डेट, आपकी कुंडली बन जाएगी। कुंडली वो बनेगी जो शिव जी ने भृगु ऋषि को समझाया था, और वहाँ से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये है ज्योतिष की हम्म शुरुआत इस तरीके से हुई। और ये हम्म एक हिस्सा है राशि, नक्षत्र और हाउसेस, यानी कि जिसको कस्प भी बोलते हैं, तो उसको आपस में कनेक्ट करके सामने किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन करने को ज्योतिष बोलते हैं। ओके, ठीक है। सर, जैसे अलग-अलग राशिज़ होती हैं, तो उनके हिसाब से कई बार होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं, वो क्लियरली तुम्हें बोल देता है कि यार तुम इस राशि के हो क्या? तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर राशि के? देखिए, आपने एक बात बोली अभी कि कई बार लोग आपको मिलते ही बोल देते हैं कि आपकी ये राशि है, और आप कहते हैं कि हुँ, आप तो मुझसे पहली बार मिले हैं, तो कौन सी राशि आपने कैसे पहचान ली? तो राशि को पहचानने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि लोग सूर्य राशि के ऊपर सबसे ज़्यादा बात करते हैं। सूर्य राशि का मतलब है सूर्य की पोजीशन इन अ राशि, जो कि 1 महीने तक रहती है, और ये फिक्स रहता है पूरे साल तक। आपने बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, या जो राशिफल की बुक्स आती है उसके अंदर लिखा होता है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक सूर्य हुँ, इस राशि में है। फिर 21 अप्रैल से 20 मई, फिर 21 मई से 20 जून, ऐसे करके आपने राशियों हुँ, के बारे में पढ़ा होगा। तो कोई भी आपका हुँ, मंथ ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ बर्थ जानते ही आपको एकदम से बोल देता है कि आप तो इस राशि के बने हुए हैं। दूसरा हुँ, तरीका है आपसे आपकी राशि को पहचानने का, हर राशि के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे हुँ, अगर हम बात करें 12 राशियाँ, 12 राशियों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। कोई राशि अर्थ तत्व का होता है, कोई राशि जल तत्व का होता है। तो आपको देखकर लोग हुँ, उसकी सिमिलैरिटी को जज करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। पर हुँ, आपको जान के हैरानी होगी कि राशि को पहचान पाना किसी के नेचर से बड़ा ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अच्छा, क्योंकि जब हम किसी के नेचर की बात करते हैं, तो राशियों का हुँ, लीस्ट रोल है नेचर के ऊपर। यस, बिल्कुल रोल है, पर लीस्ट रोल है। हम किसी के हुँ, बिहेवियर और नेचर को पहचानने के लिए ग्रह और ताम को पढ़ते हैं। राशियों से नेचर को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, पर लोग कोशिश करते हुँ, हैं, और यस, उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। जैसे अगर 1 नंबर राशि है, मेष जिसे बोलते हैं, एरीज़ इंग्लिश में नाम है, तो ये राशि वाले सीधा सोचते हैं और इंस्टेंट कोई सा भी डिसीजन ले लेते हैं, इंस्टेंट डिसीजन, और जो सोच ओके, लिया वो करने लग जाते हैं, बिना कई बार विदाउट डबल थॉट, कि ये सोचा। हुँ, मान लीजिए कि इनको कुंभ जाना है स्नान के लिए, तो ये सोचा तो इन्होंने हुँ, बैग पैक किया और निकल पड़े। अब निकलने के बाद ये देखेंगे कि हमें ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, पैदल जाना है, या बस से जाना है, टैक्सी जाना है, पर ये निकल गए तो हुँ, पहुंच जाएंगे। 2 नंबर राशि वाले थोड़े आराम पसंद होते हैं। वृषभ, वृषभ, 2 नंबर राशि राशि वाले वृषभ, टॉरस, आराम पसंद होते हैं और लग्ज़री पसंद होते हैं। तो कई बार लोग जो आराम पसंद और लग्ज़री पसंद होते हैं, तो उनको हुँ, इस राशि से रिलेट कर दिया जाता है। 3 नंबर राशि जेमिनी, थोड़ा-सा शार्प माइंड होते हैं। बिज़नेस को कैसे बेटर वर्ज़न ऑफ बिज़नेस विथ हुँ, शार्प माइंड और थोड़ा-सा मैनिपुलेशन के साथ कैसे आगे बढ़ाएँ, ये लोग ये जानते हैं। तो अगर ऐसे कोई हुँ, छवि दिखाई देती है, तो लोग कनेक्ट कर देते हैं। फिर आता है 4 नंबर राशि कर्क, वहाँ पर इमोशन को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कर्क जो है वो इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, और फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशन को। मतलब आपने देखा होगा कर्क यानी कि केकड़ा, या जो कैंसर है, जिसको हुँ, इंग्लिश में कैंसर राशि भी बोलते हैं, कैंसेरियन बोल देते हैं, वो क्या करते हैं, कर्क जो है वो आधे हुँ, टाइम हुँ, पानी में, आधे टाइम बाहर, कभी पानी में, कभी हुँ, बाहर। तो इनका भी इमोशन ना फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होता है। इमोशनल फूल बनाना इनको बड़ा ईज़ी रहता है, क्योंकि ये वाटर तत्व से बने हुए हैं, 4 नंबर राशि। तो इस ओके, तरीके से और भी राशियाँ हैं, जैसे 5 नंबर राशि हो गई, सिंह जिसे बोला जाता है, या लियो इंग्लिश में बोला जाता है। इनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है,
तो अगर किसी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो उसको इस राशि से रिलेट कर दिया जाता है। फिर 6 नंबर राशि वर्गो, तो जिनके बड़े यूनिक आइडियाज़ होते हैं और हमेशा ही 2 आइडियाज़ एक टाइम पे तैयार रहते हैं बिज़नेस को लेके या किसी भी प्लान को लेके। मान लीजिए इन्हें कुंभ जाना है, तो इनके पास 2 हुँ। आइडियाज़ हमेशा तैयार रहेंगे कि चलो ट्रेन से चलते हैं, पर अगर हमें ट्रेन हमें नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, हम हुँ। बस या टैक्सी को भी ये स सेकंड प्लान ये बनाकर रखते हैं। प्लान बी लेके चलते हैं लोग। प्लान भी लेकर चलते हैं और दोनों ही आइडियाज़ बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके, और मोस्टली इनका पहला आइडिया हो ही जाता है, फ्रक्टिफाई हो जाता है, काम आ जाता है पहला आइडिया ही। बहुत कम इनको दूसरे आइडिया की ज़रूरत पड़ती है, पर दूसरा भी बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग इनका तैयार रहता है। फिर आता है 7 नंबर राशि, जिसे तराजू की शेप में आपने देखा होगा, लिब्रा बोलते तुला। हैं इसे, तुला। अब तुला राशि वाले लोगों को कई लोग बोल देते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड लोग होते हैं, पर अगर हम एलिमेंट देखें तुला राशि का, तो एयर एलिमेंट है और इम्बैलेंस है, यानी कि ये राशि जो है वो भी मूविंग राशि है, मतलब एलिमेंट भी एयर है और मूविंग राशि है। यहाँ पर क्या होता है कि इनका बैलेंस जो है ना, वो बिगड़ता रहता है। इसका अच्छा। मतलब कि दे आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर द मोस्ट इम्बैलेंस्ड पर्सन, इमोशन और डिसीजन। अच्छा, कई ओके। बार फ्लक्चुएट होते रहते हैं वो। फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इनको कुछ समझाने जाएँगे, इनके काम की चीज़ समझाएँगे, तो आपको लगेगा कि ये समझ रहे हैं। आधे रास्ते में हुँ। लगेगा कि ये जो आपने समझाया उसी में से बातों को ढूँढकर आपके ऊपर ही कुछ ब्लेम करने लग जाएँगे कि आप मुझे क्यों समझा रहे हो? या फिर कभी आपके पक्ष में बोलेंगे, कभी आपके विपक्ष में बोलेंगे। फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल कि अगर इनके साथ बंधन हो गया किसी हुँ। पार्टी का, इन्होंने मिलके सरकार बना ली, तो लिब्रा राशि वाले अगर मुखिया होंगे किसी भी पार्टी के, तो ये क्या करेंगे, कभी गठबंधन के पक्ष में बोल देंगे, कभी उसके विपक्ष में बोल देंगे। यानी कि इनके साथ मिलके सरकार बनाना सबसे ज़्यादा डेंजरस है। 5 साल में 5 बार ये सरकार से हट जाएँगे, फिर जुड़ जाएँगे। जैसे आपने बिहार में देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है कि वो हुँ। गवर्नमेंट बनती है, बिगड़ती है, फिर बनती है, बिगड़ती है, 4-5 बार हो चुका है। फिर आता है हमारा 8 नंबर राशि, स्कॉर्पियो। ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं, पर अगर इनके इमोशन थोड़े से भी हर्ट हो जाएँ, तो क्या होता है, ये सामने वाले को दुःख, दर्द और पीड़ा देने में सोचते नहीं हैं फिर। इनको चाहिए कि अगर आपने मेरे इमोशन हर्ट किए हैं, तो आपको दुःख, दर्द और पीड़ा हो और इसको मैं देखूँ, इसको मैं फ़ील करूँ और मैं खुश हूँ। बिच्छू जैसे करते हैं। अगर हुँ। आपने बिच्छू के बारे में पढ़ा होगा, तो वो क्या करता है, डंक मार के वो डांस करता है। तो अच्छा। ऐसा इनकी प्रवृत्ति है। हुँ। फिर 9 नंबर राशि हो गई। अब 9 नंबर राशि को आप देखेंगे ना, वो धनुष और घोड़े पर सवार है। वो एक्शन टेकर है। हुँ। वो आपने कोई प्लान बताया, उस प्लान को उन्होंने सुना, आइडिया सुना, समझा और अगर उनको समझ में आ गया, तो इमीडिएटली वो एक्शन लेंगे और एक्शन उनका बहुत ही जोरदार, यानी कि टू द पॉइंट होगा, निशाने पर। उनका धनुष जो है हमेशा निशाने पर होता है। तो हुँ। दे आर वेरी गुड इन ऑर्गेनाइजिंग अ बिज़नेस। कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ ओके। करना है, कुछ भी करना है, तो दे आर वेरी गुड, क्योंकि ये लोग भी प्लान है और प्लान भी लेकर चलते हैं और इनके हुँ। दोनों प्लान बिल्कुल सटीक होते हैं। एक प्लान बिगड़ा तो हुँ। दूसरा प्लान तैयार है। हुँ। फिर आते हैं हमारे 10 नंबर राशि वाले। अ, जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं, तो मकर राशि में जब सूर्य आता है, तो मकर संक्रांति होती है। जो आपने अभी ओके। 15 जनवरी को, अब ये शिफ्ट होने लग गई है, तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति होने लग जाएगी, 1-2 साल में फिक्स हो जाएगा। अभी तो 14-15 हो रहा है, तो 15 हुँ। जनवरी हुँ। को मकर संक्रांति शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ये भी मैं आपको समझाऊँगा अभी। तो मकर राशि वाले थोड़े से ज़्यादा मेहनती होते हैं। मकर मतलब मगरमच्छ। हुँ। मगरमच्छ की तरह बहुत ज़्यादा स्लो, मेहनती होते हैं और क्रिब करते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, मगरमच्छ के आँसू और रहते हैं, तो ये लोग क्रिब राइट। करते हैं। क्रिब करने का मतलब कि अगर इन्होंने कोई काम किया है, तो उस काम को बहुत ही हुँ। ज़्यादा देर तक बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि मैं ही हूँ जो मेहनत करता हूँ, मैं ही इस घर के अंदर सारी ज़िम्मेदारी लेके बैठा हूँ। इस कंपनी में अगर मैं नहीं होऊँगा तो काम नहीं चलेगा, मतलब इस तरीके की। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई मकर राशि वाला होगा,
तो पॉडकास्ट में सिर्फ मेरी ही भूमिका ज़्यादा होती है। पॉडकास्ट में तो मैं जाके सारे काम वाह! करता हूँ, मैं स्टार्टिंग भी सब मतलब ऐसा करके कुछ होता है। उसके बाद होता है हमारा 11 नंबर राशि कुंभ एक्वेरियस, जो मेरी भी राशि है कहीं न कहीं। अच्छा। अब राशियाँ किस तरीके से होती है, 3 तरह की राशि होती है। ये 12 हुँ। राशियाँ समझा के मैं आपको उसी पर ही लेकर चलूँगा। हाँ जी। तो 11 नंबर राशि वालों के पास यूनिक आइडियाज़ होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। ये लोग प्लानिंग हवा में करते हैं, इनकी हवाई किले बनाते हैं, पर इनकी प्लानिंग और दूरदर्शिता इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हवाई किले जो ये सोचते हैं, ये आने वाले समय में उसको बनाकर दिखा भी देते हैं। जैसे आज मैं आपसे कोई बात बोलूँगा, जो चीज़ हुँ। आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा हूँ, जिसका आने वाले समय में 3 साल में मेरा लक्ष्य है कि 1 लाख लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, एट लीस्ट ओके। विदिन 3 इयर्स। अब हुँ। ये बात हो सकता है कि आपको अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल ना लगे, पर आने वाले समय में ये 3 लाख का 30 लाख कब हो जाएगा, ये मतलब ये एक्वेरियस राशि वालों की काबिलियत होती है। सर ये आपकी है, आप इसलिए अच्छा-अच्छा बोल रहे हो ना, आप पूरा बताओ। ये एक्चुअली अब होता है इनका। अगर हम बात अच्छा। करें कि आज से 30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसे सामने हुँ। बैठकर बात करेंगे, हुँ। देखकर एक-दूसरे को और बिल्कुल लाइव हुँ। बात करेंगे। और अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की कि हमारा एक वर्चुअल रूम क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर हम ऐसे बात करेंगे कि हम आमने-सामने बैठे हुए हैं, हमारी मूवमेंट पूरी कैप्चर होगी। मतलब किसी को फ़ील ही नहीं होगा राइट। कि हम अलग-अलग रूम्स में हैं। तो ये जो दूरदर्शिता है ये एक्वेरियस वाले सोचते हैं। बस मैंने जो नेगेटिव बात बताई ना, हवाई किले थोड़े बनाते हैं। मतलब जो है ना इमेजिनरी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती है इनके अंदर। तो वो एक हुँ। इश्यू रहता है इनके साथ। बट वो अचीव कर भी लेते हैं, आप ये कह रहे हो ना? यस, अचीव कर लेते हैं। बस टाइमलाइन थोड़ा बढ़ हुँ। जाता है। जैसे आपको अच्छा। मैंने अभी बोला कि 3 साल में 1 लाख लोग मेरे कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे जिसका मंथली हुँ। सब्सक्रिप्शन ₹1000 होगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर मैं ये सारा ज्ञान लोगों तक पहुँचाऊँगा हुँ। और ये मेरी शुरुआत होगी। मेरा टारगेट है 3 साल का। अब ये 3 साल का टारगेट हो हुँ। सकता है 5 साल लग जाए या फिर कई बार हुँ। उल्टा हो जाता है कि 3 साल में जो मैंने आपको फ़िगर बताया हुँ। उससे बहुत ज़्यादा हो जाए। वहाँ पर इनको हुँ। कैलकुलेशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ओके। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, दूरदर्शी और साइंटिफिक राशि है ये। हुँ। ओके। इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि में आपने देखा होगा सिंबल अ, फिश का सिंबल देखा होगा। 2 फिश एक-दूसरे से अपोज़िट की तरफ मतलब सिंबल है उसका और फिश के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मीन राशि वालों में होते हैं। एक तो दूरदर्शिता, शॉर्ट टाइम पर किसी प्रॉब्लम से कैसे एकदम गायब हो जाना है वो और डबल प्लान लेकर चलते हैं ये लोग भी। मान लीजिए अच्छा। आप किसी मुसीबत में फँस गए हैं। आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया जो कि मीन राशि वाला है यानी कि 12 नंबर राशि वाला है और वो आपकी हेल्प के लिए आ रहा है। पर इन बिटवीन रास्ते में पता चला कि अगर वो आपकी हेल्प के लिए आएगा तो आपने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसके कारण वो भी फँस जाएगा। तो रास्ते में आते-आते अच्छा। वो ऐसे गायब हो जाएगा वहाँ से जैसे नेट फिश के सामने हम नेट डालते हैं ना तो एकदम से गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। हुँ। इस तरीके से वो गायब हो जाता है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते? दे आर ट्रस्टवर्दी पर वो सबसे पहले अच्छा। अपने आप को बचाएँगे। अगर उन्हें ज़रा भी ओके। भनक हो जाएगी कि जहाँ पर वो जा रहे हैं, फँस जाएँगे, तो वो वहाँ से निकल देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ओके। दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी पर वो अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहते। यानी कि अगर आप अच्छा। जाल में फँस गए हैं, तो वो फिश नहीं बचाने आएगी ना, वो तो अपनी जान बचाएगी। पहला इंस्टिंक्ट तो यही रहेगा। इसी तरीके से अगर राइट। आप फँस गए हैं, आपका मीन राशि वाला मित्र आपको उस मुसीबत से निकालने के लिए आएगा, पर जैसे उसे पता हुँ। चलेगा कि वो भी उसी में फँस जाएगा, तो वो गायब हो जाएगा वहाँ से। ओके, पर ओके। एरीज़ राशि वाले ऐसा नहीं करेंगे। हुँ। आपने बोल दिया मैं मुसीबत में हूँ, अब हुँ। आपसे पहले वो और गड्ढे में फँस जाएँगे। वो मुसीबत हुँ। को मोल ले लेंगे कि चलो भैया मित्र ने बोला है तो हमें तो जाना ही हुँ। पड़ेगा। तो कौन-सी राशि ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो जिसके ऊपर आप? एरीज़ राशि वालों के आप ट्रस्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। टॉरस राशि वाले अगर आपको कुछ बोल देंगे, कोई भी आपको प्रॉमिस कर दिया, तो ये लोग अपनी बात से नहीं हटेंगे। आपको ये प्रॉमिस करेंगे ही काफ़ी देर में, मतलब ये ईज़िली प्रॉमिस किसी चीज़ का नहीं करते हैं, टॉरस राशि वाले, वृषभ राशि वाले। पर अगर इन्होंने कर दिया प्रॉमिस, तो ये फिर हटेंगे नहीं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, फिर नहीं हटेंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सी राशि वाले प्रॉमिस और अच्छे से करते हैं, स्कॉर्पियन बड़े अच्छा प्रॉमिस करते हैं। मतलब प्रॉमिस करने में ये 3 राशि बहुत अच्छी होती है। एरीज राशि, आँख बंद करके आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, अगर ये आपके मित्र हैं तो आपके लिए कहीं भी लड़ने आ जाएँगे। टॉरस राशि वाला आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा और स्कॉर्पियन भी ऐसे ही है ना? तो ये है। ओके, ठीक है सर। आपने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते टाइम आपने बोला था कि 3 तरह की राशियाँ होती हैं। हाँ, हाँ। या हर इंसान की 3 राशियाँ होती हैं, या फिर जैसे नाम के हिसाब से भी होती है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी होती है? तो ये कौन-कौन सी राशियाँ होती हैं? बिल्कुल, इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा, अब अधिकतर क्या होता है, लोग जब राशि की बात करते हैं कि आपकी राशि क्या है? जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर राशि का मतलब है चंद्र राशि। 3 तरीके की राशि होती है, एक है चंद्र राशि, एक है सूर्य राशि और एक है लग्न राशि। चंद्र राशि, सूर्य राशि और लग्न राशि, मैं तीनों को बताता हूँ आपको। आपके जन्म के समय पर चंद्रमा जिस भी राशि पर मूव कर रहा होता है, वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। ओके। इसी तरीके से आपके जन्म के समय पर सूर्य जिस राशि पर मूव कर रहा होता है, वो आपकी सूर्य राशि हो जाती है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि चंद्रमा 1 महीने में हर राशि पर मूव कर जाती है, सवा 2 से ढाई दिन का उसका टाइम होता है। वो मूवमेंट उसकी चलती रहती है, बहुत फ़ास्ट होता है। सूर्य राशि 1 महीने में एक ही राशि को कवर करता है। सूर्य की जो स्पीड है चलने की, वो 1 डिग्री पर डे है। एक राशि 30 डिग्री का होता है, तो सूर्य डेली 1 डिग्री बढ़ते हुए 1 महीने में 30 दिन में अप्रॉक्सिमेटली एक राशि को कवर करता है। तीसरी राशि होती है लग्न राशि, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लोग इस लग्न राशि को कई बार इग्नोर कर जाते हैं, सिर्फ राशि पूछकर सूर्य राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग्न राशि है। यस, सूर्य राशि का अपना एक महत्व है, चंद्र राशि का बहुत बड़ा महत्व ये है कि ये आपका जीपीएस है। चंद्रमा क्या है? अगर हम बात करें पृथ्वी के लिए, चंद्रमा एक सैटेलाइट है। वो बताता है कि किधर तूफ़ान आएगा, किधर क्या आएगा, ये सारी राशि। अभी हम मंगल की तरफ भी अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, पर चंद्रमा जो है, हमारे लिए सबसे क्लोज़ और सबसे ज़्यादा सटीक इन सब चीज़ों को बताता है। तो चंद्रमा ओके। हमारे लिए सैटेलाइट है। इसी तरीके से चंद्र राशि हमारे जीवन का सैटेलाइट है, जीपीएस है। वो ये बताता है कि कब कौन-सी दशा या कौन-सा समय आएगा, आपके लिए अच्छा समय कब आएगा, बुरा समय कब आएगा, कौन-सा प्लैनेट आपके लिए अच्छा है, कौन-सा बुरा है और वो कब शुरू होगा, ये पता चलता है हमें चंद्र राशि से। चंद्र राशि का सिग्निफिकेशन ये है, लोग इसको नेचर से जोड़ते हैं। सूर्य राशि का सिग्निफिकेशन ये है कि उससे आपके मंथ का पता चल जाता है, बर्थ मंथ का, कि किस महीने में आपका ओके। जन्म हुआ। सूर्य राशि से ये पता चल जाता है कि आपका जन्म समय सुबह का है या शाम का है, तो वो आपके समय को और ज़्यादा क्लैरिटी से समझने में मदद करता है। तीसरी राशि है लग्न राशि। लग्न राशि आपके नेचर को बताती है और लग्न राशि का कोई फिक्स समय नहीं होता। डेली 24 घंटे में 12 लग्न हमारे रोटेट होते रहते हैं। तो कोई भी दिन ऐसा ओके। नहीं है कि एक दिन में सिर्फ एक लग्न वालों का जन्म होगा। एक दिन में 12 जो राशियां हैं, हर राशि का एक-एक लगन, एक-एक बार लगन 24 घंटे में घूम जाता है। उस लग्न राशि का हमारे नेचर के ऊपर फर्क होता है, यानी अभी जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, वो है उन लग्न राशि वालों के। सूर्य राशि का आपके नेचर से कोई लेना-देना नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि लोगों को सूर्य राशि को लेके बहुत सारे भ्रम हैं। जैसे आप बताइए, आपकी राशि क्या है? सर मेरा मतलब मैं तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरे को पता है। बिल्कुल। तो बेसिकली एक हमेशा बोला गया कि मैं कस्प हूँ। मेरा बर्थडे आता है 22 नवंबर को। एंड उस टाइम पे पहले होता था बचपन में, अगर हिंदी न्यूज़पेपर देखता था, उसमें मेरा स्कॉर्पियो होता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर में मेरा सैगी होता था। ठीक है, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस में आप फँसे हुए हैं, है ना? हाँ, मैं हमेशा से फँसा हुआ इस हुँ। चक्कर में। तो मेरे को आपसे पूछना भी था कि आपके अकॉर्डिंग मेरी क्या है? मतलब अगर मैं कहीं न्यूज़पेपर में देखता हूँ या मैं कोई ऐप पे चेक करता हूँ, ऑनलाइन चेक करता हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग मैं कौन-सा चेक करूँ? किसमें आता हूँ मैं? बिल्कुल, अब मैं आपको इसका सीधा जवाब देता हूँ। जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, वहाँ पर ना एक लग्न कुंडली बन के आती है। हुँ। मैं दिखाऊँ आपको लग्न कुंडली? हाँ जी, प्लीज़। मैं दिखाता हूँ आपको लग्न कुंडली। हुँ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं आपके राशि की, तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये, दिस इज़ हाँ जी। लग्न कुंडली। एक तरफ देख रहे हैं आप भाव कुंडली
और यहाँ पर हम्म प्लैनेट के नक्षत्र राशि और उनकी पोजीशन की डिटेल है यहाँ पर। इस तरफ ओके दशाएं हैं। अब जो आप राशि की बात कर रहे हैं कि आपका जो राशि है वो हो गया आपका सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो में आपको कंफ्यूजन है। राइट सिंपल सी बात यह है कि आप जिस राशि की बात कर रहे हैं वो है सूर्य राशि। सूर्य राशि का मतलब हो गया कि सूर्य की पोजीशन इन अ पर्टिकुलर राशि जो कि 1 महीने तक रहती है। हम्म आज से हजारों लाखों साल पहले ये जो राशि चेंज होती थी वो एक पर्टिकुलर डे को चेंज होती थी। वो होता था हमारा 20th ऑफ एनी मंथ, 21 तारीख के हम्म आसपास 20, 21 या राइट 22 को चेंज होता था आज से हजारों लाखों साल पहले। अब ये हम्म चेंज हो चुका है। जो चेंज आप 21st को ढूंढ रहे हैं ना, ये चेंज पता है हम्म कब होता है? आपको जान के हैरानी हम्म होगी, ये चेंज होता है 14 या 15 को एवरी मंथ। अब इसका प्रूफ क्या है? ओह ओके मतलब आप क्लियरली, आपका कोई कस्प वाला कोई सीन नहीं है, आप क्लियरली स्कॉर्पियो ही हैं, सेजिटेरियस है ही नहीं, दूर-दूर तक सेजिटेरियस नहीं है। ओके यानी कि मतलब कि 15th नवंबर से 14 दिसंबर तक वो स्कॉर्पियो आ गया। स्कॉर्पियो आ गया, उसके बाद अगली राशि पे ओके जंप करेगा वो। अच्छा अब जो आप राशि की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये सन है। यहाँ पर ये 10 नंबर के आगे सन लिखा हुआ है। ये एवरी मंथ हम्म चेंज होता रहता है। ईच एंड एवरी मंथ ये हमारा चेंज होता है। तो अब जो ये चेंज है 14-15 नवंबर मतलब 14-15th ऑफ एवरी मंथ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसकी 3 मूवमेंट है। एक है रिवॉल्विंग, एक है रिवॉल्यूशन और एक है अपनी ही जगह पर उसका जो एक्सेस बेस होता बोले, एक्सिस बोले, वो एक्सिस रोटेट होता है। एक्सिस रोटेट होता है। इन 3 मूवमेंट के कारण सन और हमारी अर्थ की जो मतलब डिस्टेंस बोलें या फिर जो मूवमेंट बोलें, वो चेंज होती है। यानी कि सन का जो पोजीशन है फिक्स एवरी मंथ, वो हम्म थोड़ा-सा बहुत ही माइनर सा चेंज होता है। अब ये कंप्लीटली कब चेंज होता है? 26,000 सालों में। 26,000 ओके समथिंग ईयर्स, है ना? तो हम्म 26,000 से थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो उसमें ये हम्म चेंज होता है। तो 26,000 साल में ये एक राशि जंप कर जाएगी। यानी कि ये घूमते-घूमते 25 नवंबर, जो 22 नवंबर है, 21st को एवरी मंथ जो चेंज होता है, वो अब होने वाला है। अब ये 14-15 तक आ चुका है, अब 5-6 डिग्री में, यानी कि 26,000 साल पहले जो मूवमेंट शुरू हुई थी, वो अब हम्म एक मूवमेंट पूरी होने वाली है एक राशि में। और उसका भी बहुत ओके कम पार्ट हुआ है, 26,000 का 1/12 ये। तो आप जो राशि देखते हैं ना, वो सिर्फ आप उसके हिसाब से देख रहे हैं। आज से हज़ारों साल पहले जो सूर्य की पोज़ीशन थी, अब तो सूर्य शिफ्ट हो चुका है। और आप देखिए ना कि मकर संक्रांति, आपने बचपन में कौन से डे को मनाते थे? 13, 14, 15 बताइए, कब मनाते थे? 13th को 13 को। अब आज क्या हो रहा हम्म है? वो 15 को हो रहा है, यानी कि 1 दिन आगे हम्म बढ़ चुका है। ये हम्म सूर्य की पोजीशन के कारण है। तो सूर्य राशि जो बुक्स में है वो तो बेबुनियाद है। जो भी व्यक्ति सूर्य राशि आपकी बता देना कि आप सेजिटेरियस हैं, आप समझिए कि उनको ज्योतिष आता ही नहीं है, बात खत्म। देन एंड देयर, ओके ज़ीरो है वो ज्योतिष में। जितनी भी बुक्स हैं जहाँ पर राशियों की बुक्स आती है 21 मई से 20 जून तक, ये राशि है आपकी, दे आर ज़ीरो, उनको नहीं आता है। दूसरी राशि होती है चंद्र राशि। चंद्र राशि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 11 नंबर के आगे चंद्रमा लिखा हुआ है। हम्म जिस भी राशि नंबर के आगे आपका चंद्र राशि होता है, चंद्र लिखा हुआ होता है, वो आपका चंद्र राशि होता है और ये हर 2 सवा 2 दिन में बदल जाता है, उसे चंद्र राशि। तो भारत में चंद्र राशि की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। 36 गुणों में भी चंद्रमा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तीसरी राशि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लग्न राशि। ये यहाँ पर ये एएससी लिखा हुआ है ना, ये आप अगर अपने एप्लीकेशन में अपनी कुंडली बनाकर देखेंगे तो यहाँ पर एक कुछ नंबर लिखा होगा, यहाँ पर अभी 1 लिखा हुआ है। आपकी अच्छा कुंडली में कुछ और लिखा हो सकता है, 2, 5, ओके 7, 1 से लेके 12 के बीच में कुछ भी। तो ये राशि आपके नेचर के ऊपर प्रभाव डालती है बस। ओके सूर्य राशि का आपके नेचर से कोई लेना-देना नहीं है। और अगर लेना-देना है भी तो जो आपको सूर्य राशि बता रहे हैं, वो कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हैं। तो अगर है भी तो भी वो गलत बता रहे हैं। हम्म और चंद्र राशि आपके लिए दशाओं का निर्धारण करता है। तो ये 3 राशियाँ हैं, तीनों का अलग-अलग उपयोग है आपके ऊपर, आपके नेचर पे, आपके लग्न राशि का। ये जो आप ये देख हम्म रहे हैं ना, ये लग्न राशि का राइट प्रभाव होता है।
ओके, ठीक है। तो सर जो हम जन्म पत्री में देखते हैं, जो हर बर्थ के टाइम पे एक जन्म पत्री बनती है, तो जो उसके अंदर कुंडली बनी होती है, वहाँ से पता चलेगा कि कौन-सी राशि के हैं? बिल्कुल, ये रहा ना, ये कुंडली है, ये लग्न कुंडली है आपके सामने। यहाँ पे मतलब ये तो वही है ना जो सबकी जन्म पत्री में जो पहले पेज पे बनी होती है? बिल्कुल परफेक्ट। तो वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना डेट, टाइम, प्लेस डालना है। इस तरीके से लग्न कुंडली बन जाएगी। आप सिर्फ ये देखिए सूर्य कहाँ लिखा हुआ है, सन, सन के आगे कौन-सा नंबर लिखा हुआ है, वो आपकी सूर्य राशि हो गई। चंद्रमा किधर लिखा हुआ है, वो आपकी चंद्र राशि हो गई। और ये जो सेंटर में है, दिस इज़ योर लग्न राशि, व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट राशि आपके नेचर के लिए। सिंपल। ओके, ठीक है। तो जिसकी भी ये कुंडली है, इसके हिसाब से ये एरीज़ है, राइट? एरीज इसका लग्न राशि है, तो इसके ऊपर हुँ। प्रभाव एरीज का होगा। बिल्कुल आपने ठीक पहचाना। तो अगर हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, तो ये एरीज़ की पड़ेगा जिसकी भी है। वो एरीज की पड़ेगा, पर आपको जान के हैरानी होगी, न्यूज़पेपर में वो चंद्र राशि के ऊपर विवरण है। ओके। वहाँ पर है ही नहीं ना, नेचर से रिलेटेड वो दे ही नहीं रहे हैं। वो लग्न राशि से रिलेटेड है। तो अगर इसी बंदे को, जिसका ये पीछे डेमो खुला हुआ है, हाँ, हाँ। इसको अगर न्यूज़पेपर के अंदर देखना है, तो इसको 11 नंबर की देखनी पड़ेगी, एक्वेरियस की। इसकी 11 नंबर का इसका दिया हुआ है न्यूज़पेपर में, पर इसको हुँ, पढ़ना चाहिए 1 नंबर का, यानी कि एरीज़ का पढ़ना चाहिए। और हुँ। न्यूज़पेपर में दिया होता है चंद्र राशि का, तो चंद्र राशि का आपके नेचर से कोई लेना-देना नहीं है, यानी कि कोई कोरिलेशन नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूँ। जो न्यूज़पेपर में राशिफल आता है, उसका आपकी लाइफ से कोई कोरिलेशन है ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ वो बता रहे हैं, चंद्र राशि के बेस के ऊपर, चंद्र राशि का नेचर से कोई लेना-देना नहीं है। सो बेसिकली अगर इन अ नटशेल अगर मैं बात करूँ, तो जो न्यूज़पेपर के अंदर जो भी राशियाँ आती हैं, वो सब बकवास हैं। बकवास है, बिल्कुल। मतलब उधर ना प्रेडिक्शन को लेके कोई वो नहीं है। उन्होंने एक सेट फॉर्मूले के हिसाब से, बिना किसी को जाने-पहचाने और गलत कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी राशियों का विवरण लिखा हुआ है, और आपके ऊपर उस चीज़ का कोई प्रभाव होगा ही नहीं। और वहाँ पर जान के आपको हैरानी होगी कि वहाँ पर 10-15 ऐसी चीज़ें लिख दी जाती है, जिसका अधिकतर लोगों की लाइफ से कोई ना कोई कनेक्शन हो जाता है। कि हाँ। आपको आज बॉस से कुछ प्राप्त होगा, तो अगर इंसेंटिव प्राप्त हो गया किसी को, तो वो राशि से कनेक्ट कर लेगा। अब महीने में 5 बार भी वो राशि कनेक्ट हो गई ना, तो उन्हें लगता है कि कुछ तो हो रहा है। 25 दिन नहीं कनेक्ट हो रहा है, वो उधर वो उनका दिमाग नहीं जाता है। या 5 दिन कनेक्ट हो गए, वो फिर उनको आदत लग जाती है कि कहीं कभी कुछ हो जाएगा, कभी। क्योंकि ना हर किसी को अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका करियर अभी फ्लरिश करेगा अगले 5 साल के अंदर, आपको बड़े-बड़े जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो आपके साथ काम करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से हर किसी को ये सुनना और समझना अच्छा लगता है, पर क्या उसकी लाइफ में होगा क्या? ये डिपेंड करता है कंप्लीट प्रेडिक्शन से, जो कि आपके सामने ये नीचे की चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। ओके। इसका लग्न कुंडली का जो सारा निचोड़ है, हमने यहाँ पर ले लिया। भाव कलित का सारा निचोड़ हमने यहाँ पर ले लिया। और आपके लिए हमें जो भी प्रेडिक्शन करना है, चाहे आपकी जॉब, हेल्थ, प्रोफेशन, रिलेशन, सब कुछ हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, ठीक है। सर मैं इस पे भी आऊँगा। अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ऐसी कौन-सी कोई ऐप है या कोई ऐसा रिलायबल सोर्स है, जहाँ पे अगर मेरे को अपनी कुंडली देखनी है, मतलब अपनी राशि पढ़नी है, बेसिकली आज का प्रेडिक्शन पढ़ना है मेरे को। तो ऐसा कोई रिलायबल सोर्स आप बता सकते हो? ऐसा जो रिलायबल सोर्स है, वो है मतलब आजकल तो ना जो भी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, चाहे वो एस्ट्रो टॉक हो, एस्ट्रोसेज हो, आपको ना वेबसाइट उनकी जाके और आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। पर अगर आपको एक रिलायबल प्रेडिक्शन चाहिए, तो आप खुद से नहीं कर पाएँगे। कोई भी व्यक्ति खुद से नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हम बात करें, आपने मतलब मेडिकल लाइन में अगर हम बात करें, हुँ। आपको मेडिकल लाइन का कुछ भी नहीं पता और आप अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, आपको कोई बीमारी पता चली, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। पर आपकी बॉडी पर उस बीमारी का क्या असर है, वो एक पढ़ा-लिखा प्रैक्टिशनर जो होगा, जो डॉक्टर होगा, जिसको एमबीबीएस, एमडी या स्पेशलाइजेशन इन दैट फील्ड, वही आपको गाइड करेगा। अदरवाइज़ नेट बिल्कुल। पर और मतलब रिपोर्ट्स जानकर आपके लिए उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा। आप कुंडली बना सकते हैं, आप अपना नेचर जान सकते हैं कि आप किस तरीके से, मतलब बेसिकली रिपोर्ट देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर
कुछ कमी है थोड़ा बहुत वो पता चल जाएगा कि प्रोफेशन ओके आपका बिगड़ा हुआ है, पर उसको बिल्कुल पिन पॉइंट एक एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है। इसीलिए कभी भी अपनी कुंडली या तो आप सीख लीजिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत ही सरल है इसको समझना और सीखना, तब आप ओके अपना इलाज करिए। अदरवाइज वैसे आप किसी वेबसाइट पे जाके बनाएंगे तो आप अपना लग्न राशि देख लेंगे, चंद्र राशि देख लेंगे, सूर्य राशि देख लेंगे, बस वो जान लेंगे, बस इतना ही होगा कि आपने अपनी सूर्य राशि चंद्र राशि जान ली और बस कुछ नहीं उसके आगे। ओके सपोज करते हैं सर अगर मेरे को अपना 2025 के बारे में पढ़ना कि एक साल कैसा होगा, ठीक है, अब इतने लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, सबको अपने बारे में जानना है, तो कोई ऐसा कोई सोर्स है, जैसे आपने बोला कि तुम चार्ट नहीं पढ़ पाओगे खुद से, बट ये एटलीस्ट हम प्रेडिक्शन तो पढ़ सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसलेट करके बता देते हैं कि आपका ये महीना ऐसा जाएगा, काम ऐसा जाएगा, या लव लाइफ ऐसी जाएगी, ऐसा कहाँ कहाँ पे चेक कर सकते हैं वो चीज़? इसका ना मैं बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही सरल और ओके सिंपलेस्ट। आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन को ओपन कीजिए या उनकी वेबसाइट पर जाइए, ठीक है ना, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक या कोई सा भी वेबसाइट पे जाइए जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का कुंडली बनता है। उसके बाद उस वेबसाइट में अपना टाइम, डेट और प्लेस डालिए जब आपका जन्म हुआ है। उसको करने के बाद आपने क्या करना है, टाइम, प्लेस और डेट डालेंगे, वहाँ पर एक कुंडली बन के आ जाएगी, कुंडली आपने देखना है। और वहाँ पर ना एक सेक्शन बना होता है दशा का सेक्शन, कि ओके कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है। तो जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो एक लिस्ट ऑफ प्लैनेट आ जाएगा, कौन-कौन से प्लैनेट, उसके सामने डेट आ जाएगी। तो वहाँ से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है आपके जीवन में। अब वो प्लैनेट नोट कर लीजिए, फिर आइए वापस आप कुंडली पर, जहाँ पर आपको ये देखना है, कुंडली पर वापस आके कि वहाँ पर ना एक नाड़ी चार्ट करके एक सिस्टम बना होता है। सर, क्या इसका डेमो देख सकते हैं? मतलब मैं आपको एक रैंडम कोई डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो? मुझे इसके लिए आपको, ठीक है, हाँ, देख सकते हैं, बिल्कुल आप बताइए। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, स्टूडियो में ही है वो, मैं उसका आपको डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, जो बिल्कुल, भी उसकी डिटेल्स हैं। मैं इसके लिए ना अजय, एस्ट्रोसेज को ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये यहाँ पर कुंडली बनानी है, कुंडली बर्थ चार्ट कुछ भी डालना है, तो हम यहाँ पर नेम मैं डाल आपको बताऊं उसका? हाँ, बताइए। अजय, सर नेम है अजय, AJAY। AJAY अजय। हाँ जी। नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाँ, बताइए। डेट ऑफ बर्थ है सर 3 जून। गाइस आप लोग भी ये सब कर सकते हैं साथ साथ अपना। 3 जून, ये सामने जून, दिखाई दे रहा है ना आपको ये? हाँ जी हाँ जी, परफेक्ट सर, 3 परफेक्ट, जून। बिल्कुल। और ईयर कौन सा है? 1994। 1994, 1994। और हाँ टाइम जी, क्या है? टाइम है सर 12:59 PM। यानी कि 12:59 PM दिन के। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? तिलहार, TILHAR। TILHAR। HAR, हाँ जी, HAR, तिलहर, ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको हमने गेट कुंडली कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पर सेगमेंट्स बने हुए हैं, है ना, प्रोफाइल, फाइल। तो अब ये अजय कुंडली आ गया, अजय कुंडली आ गया। यहाँ पर ये बर्थ कुंडली पे हमने क्लिक किया, तो ये इनका बर्थ चार्ट, लग्न चार्ट बन के आ गया। ये देखिए, ये लग्न चार्ट बन के आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है तो चंद्रमा देखिए इनका, ये यहाँ पर है चंद्रमा, हाँ? चंद्रमा जो है इनका यहाँ पर है, हाँ जी, 12वीं में ना, 12वें में। 12th में। ये इसको थोड़ा सा हम ठीक है, और भी जूम कर देते हैं, ये देखिए, स्पाइसेस, ओके। ये चंद्रमा है। तो अब इनसे कोई भी पूछेगा चंद्र राशि, तो इन्होंने सीधा बोलना है ये मेरा स्पाइसेस है, चंद्र राशि मेन राशि हो गई है ना। अब अगर इनको अपना सूर्य राशि देखना है तो दिस इज द सूर्य राशि नंबर 2, टॉरस। और जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रहा था, इनका लग्न राशि वर्गो, वो है इनका 6 नंबर। जो मैंने आपको बात की थी कि इनके पास ना यूनिक आइडियाज होते हैं और हर चीज के 2 आइडियाज आपको तैयार मिलेंगे। तो अगर आप इनको थोड़ा करीब से जानते हैं तो आपको पता चलेगा इस चीज का, इनके नेचर से, कि इनके पास ना आइडियाज थोड़े से एक्स्ट्रा बने हुए होते हैं। अब ये तो हो गई हमारी लग्न कुंडली, जिससे हमने नेचर को देख लिया। अब हमें ये जानना है कि ये साल कैसा रहेगा इनके लिए, तो हमें दशा पर क्लिक करना है।
और यहाँ पर विंशोत्तरी दशा, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी जो दशा सिस्टम है वो है विंशोत्तरी। ओके। विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, बहुत सारे नाम हैं, पर हमें विंशोत्तरी पर जाना है। विंशोत्तरी में MDAD आ जाएगा यहाँ पर। तो अब ये MDAD जो आया है, इसके अंदर यहाँ पर इनका लिखा हुआ है मरकरी 17 ईयर, वो इनका ख़त्म हो गया 2017 में। अब इनका मरकरी के बाद केतु इज़ ऑल्सो फिनिश्ड। अब जो इनकी करंट दशा चल रही है, उस पर हमें जाना है, 1 सेकंड। हाँ, इनकी जो करंट दशा है वो अब वीनस की चल रही है, जो कि 8 ऑफ फ़रवरी से शुरू हुई है इनकी, और 8 ऑफ फ़रवरी 2044 तक रहेगा। अब इनको अपना वीनस चेक करना है कि इनका वीनस कैसा है। अगर इनका वीनस पॉजिटिव है तो इनके काफ़ी साल पॉजिटिव रहेंगे। इसी तरीके से हम ईयर में एंटर कर सकते हैं। ईयर में एंटर करने के लिए थोड़ा-सा और दशा को एलैबोरेट करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए थोड़ा और मुझे टेक्निकली आपको समझाना पड़ेगा। तो अगर हम ईयर की बात करें तो यहाँ पर वीनस ऊपर है, और वीनस ही ईयर के अंदर 27 तक है। तो 25, 26 एंड 27 इज़ गवर्न्ड बाय वीनस एंड वीनस ओनली। उसके बाद सन चेंज हो रहा है, तो 28 में इनको सन को देखना पड़ेगा। तो अगर अब इनको अपना प्रेडिक्शन देखना है टिल 27, तो शुक्र को ही देखना होगा, और 28 में इनको शुक्र और सूर्य दोनों को देखना होगा। अच्छा, ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इनका शुक्र और सूर्य कैसा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक केपी सिस्टम नाम से एक और वो बना हुआ है, स्लाइड बनी हुई है, जहाँ पर हम लोग जाकर केपी सिस्टम में जाके यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लैनेट सिग्निफिकेशन नक्षत्र करके लिखा हुआ आता है। इसको हम लोग प्रेस करेंगे और ये सामने ऐसे करके कुछ आ जाएगा। ये देखिए, हर प्लैनेट की डिटेल आ जाएगी। सन की डिटेल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। मून की डिटेल यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर है। अब ये जो नंबर है ना, ये बताएंगे कि इनके लिए क्या अच्छा रहेगा। अगर मैं बिल्कुल ब्रीफ में बोलूं तो जिस भी प्लैनेट के अंदर 2, 7, 5, 10, 11 सबसे ज़्यादा है, दे आर पॉजिटिव, और जिस प्लैनेट में 6, 8 और 12 नंबर आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, दे आर प्रॉब्लमेटिक। तो अब इनके वीनस की तरफ हम चलते हैं। शुक्र ये रहा। तो शुक्र देखिए 3, 10, 2, 4, 7, 8 और 5, 6। तो वीनस इनका मिक्स है। इसमें पॉजिटिव भी है, मैंने आपको बताया 5, फिर 2, फिर 7 आ गया, तो ये 5 भी आ गया, तो ये पॉजिटिव है। 8 और 6 नेगेटिव है, यानी कि वीनस इनके स्ट्रगल के साथ प्रॉफिट देगा, इजी नहीं। ओके। तो इस तरीके से हम लोग हर ईयर का देखते हैं। आपने जो तरीका सुन रखा है कि ये राशि वालों के लिए साल ऐसा होगा, उस तरीके से नहीं, ऐसे देखना पड़ेगा। अच्छा। और ये मैंने आपको ब्रीफ में एस्ट्रोलॉजी सिखा दी अभी। और जो एस्ट्रोलॉजी का हमारा 6 से 8 महीने का जो कोर्स है, उसमें हम इसी को बहुत डीप में जानते हैं, कौन सी राशि, कौन से नंबर का एक्चुअल में क्या मतलब है। तो ये सब लोग हम करते हैं। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में एस्ट्रोलॉजी का एक सार दे दिया। ओके। जैसे आपने बोला था 28 पर आपने बोला था कि सन देखना होगा और वीनस देखना होगा, राइट? हाँ, 28 में सन देखना होगा। अब 28 में आप देखिए इनके सन में 9, 12, 7, 11, 1, 2, 10। तो सन के अंदर 10 और 11, 2, 10, 11 ये ज़्यादा है। 6 से 12 बहुत ही कम है, यानी कि सिंगल ही है, एक ही है। इसका मतलब सन बहुत अच्छा, अच्छा है। कंपैरेटिवली अच्छा होगा। सन इनका बहुत अच्छा है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सन। 28 ना, 2028 में। यस, 28। ओके। वीनस मिक्स रिजल्ट देगा, सन बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब में सन बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वीनस थोड़े से मिक्स रिजल्ट देगा सब में। ओके। थैंक यू। परफेक्ट सर, परफेक्ट। इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं कि ये साल कैसा रहेगा। ये बोल देना सिर्फ कि ये साल हमारा मतलब पॉजिटिव जाएगा, इस राशि के हिसाब से बता दीजिए, वो तो फिर बेबुनियादी चीजें हैं, कम ज्ञान वाली चीजें हैं, वैसे नहीं होता है। मेरे को आपके साथ पॉडकास्ट करके यही अच्छा लगता है। पिछली बार भी न्यूमरोलॉजी के टाइम पे सर ने प्रॉपर सबके ग्रेड बनवाए थे, ग्रेड बनवा के अब उनके बारे में बताया था। एंड अभी भी आपने जो डेमो दिया, मुझे पता है सबके काम आने वाला है। बिल्कुल। सारे एक बार जरूर जाके खोलेंगे इसको।
थैंक यू फॉर दैट सर। एंड अभी आगे चलते हैं। तो सर एक मैं जन्मपत्री के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। आपने मेजरली बता दिया कि कुंडली कैसे होती है। बिल्कुल। जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो उसका एक नाम का एक अल्फ़ाबेट दे देते हैं कि इस नाम से उसका नाम, मतलब इस अल्फ़ाबेट से उसका नाम होना चाहिए। जो अल्फ़ाबेट से नाम रखना वो कितना ज़रूरी है जन्मपत्री के हिसाब से, और अगर नहीं भी रखते हैं तो क्या इम्पैक्ट है उसका? बिल्कुल ठीक है। पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट से हम लोग का नाम क्यों रखते थे। अल्फ़ाबेट मतलब कि हिंदी अक्षर से हम लोग नाम रखते थे। वो क्यों रखते थे, इसको जानना ज़रूरी है। अगर आपने इसको जान लिया, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी सिग्निफ़िकेशन क्या है। आज से मतलब पहले तो फ़ॉर्मूला क्या है नाम रखने का, जब भी हमारा जन्म होता है, तो चंद्रमा किसी एक पर्टिकुलर राशि पर बैठा होता है। उस पर्टिकुलर राशि पर बैठकर हमारे जन्म के बाद चंद्रमा ये बताता है कि हमारी अगली दशाएँ कौन-सी आने वाली। जैसे मैंने अभी ये कुंडली ओके। में बताया ना कि 28 में सूर्य आएगा। ये सारी कैलकुलेशन चंद्रमा हमें करके देता है। मतलब चंद्रमा को बेस बनाकर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं। जब हम किसी का नाम एक पर्टिकुलर राशि पर रखते हैं, किसी अक्षर पर रखते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की कौन-सी दशा चल रही होगी इसके जन्म के समय पर। और उसके बाद कौन-सी दशाएँ आ रही है। अगर ये व्यक्ति अब 20 साल का हो चुका है, तो इसके राशि के नाम से ही हमें पता लग सकता है कि इसकी अभी कौन-सी दशा चल रही होगी। तो ये सिग्निफिकेशन है राशि का। अब ऐसा क्यों रखा जाता था? आप तो बहुत यंग हो, तो आपको इतना नहीं पता होगा। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले क्या होता था, हमारे पास ना ये लैपटॉप सिस्टम वगैरह नहीं होते थे। हम हाथ से सारे कैलकुलेशन करते थे। मैंने अपने पिताजी को कुंडली बनाते हुए देखा है। एक-एक कुंडली को बनाने में 6 से 8 महीने का वक़्त लगता था। पूरा एक रजिस्टर तैयार होके जाता था। उसमें दशाएँ, अंतरदशाएँ, ईयरली दशाएँ, जो आप पूछ रहे हैं कि 2025 कैसा रहेगा, तो 2025 का हाथ से लिख कर देना। फिर 2025 का मई कैसा रहेगा, जून कैसा रहेगा, वो सब हाथ से लिख कर देना। ये सब बनाते थे रजिस्टर नुमा रूप में। और आपने भी देखा होगा बचपन में, हो सकता है आपके पास हो, वो टेवा करके बनता था ना, गोल सी कुंडली वो घूमती आती थी, उसपे हाथ से कुछ लिखा हुआ होता था। तो उस टाइम पर क्या होता था, पंडित जी या फिर जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आपका नाम ऐसे अक्षर पे रखते थे कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, तो वो आपके नाम से ही आपकी राशि पता कर ले और आपकी दशाओं को जान ले कि इस व्यक्ति की अभी ये दशा चल रही होगी। उनको ना अच्छा। रिलेट करने में ईज़ी हो जाता था। अब ओके। उस टाइम पे तो इंस्टेंट नहीं ओपन कर सकते थे ना कि लैपटॉप ओपन कर, मान लीजिए आप 200 किलोमीटर दूर कहीं गए हैं और कुंडली आपने घर पे रखी हुई है। अब आपको नाम और डेट और समय पता है, वो आपने बताया एस्ट्रोलॉजर को और नाम भी बताया। तो उस नाम से वो पर्टिकुलरली मिनट और घंटे तक पहुँच जाता था कि इस दिन, इस मिनट, इस घंटे आपका जन्म हुआ है, तो ऐसी आपकी कुंडली बन के आएगी। ओके। खैर अब आपने मुझे एक डेट ऑफ बर्थ बताई अभी, मैंने उसमें नाम बस डालने के लिए डाला, उससे मैंने कुछ नहीं किया। कुंडली बनाई, दशाएँ कैलकुलेट होके आ गई, मैंने आपको बता दिया। इसीलिए आज से पहले राशि पर नाम रखने को जोर दिया जाता था। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे सिस्टम और कैलकुलेशन के मेथड आ गए हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर सेकंड्स में आपकी कुंडली बनाएगा और बना के बता सकता है कि आपकी अभी दशा कौन-सी चल रही है। यही हम नाम अक्षर से जानते थे। तो उसका कोई रेलेवेंस आपकी लाइफ से नहीं है। बेसिकली उसका जो रेलेवेंस है वो एस्ट्रोलॉजर के लिए है कि हमें आपके बारे में इजीली पता चल जाएगा। आपकी लाइफ से उसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि आपकी लाइफ पर अगर हमने राशि से नाम रख दिया तो आपकी लाइफ फ्लरिश करेगी या फेलियर हो जाएंगे। कोई रेलेवेंस नहीं है आपके नाम से आपकी लाइफ का। वो तो आपके जन्म के समय ही फिक्स हो गई क्योंकि नाम तो आपने जन्म के बाद रखा ना। नाम तो जन्म के बाद आया। आपके जन्म के समय राशि नक्षत्र के बेस पर आया। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ भी वैसे चलेगी। तो उसका कोई तो आपको लगता है कि नाम से, मतलब जन्मपत्री के हिसाब से नाम रखना या नहीं रखना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसका यूज़ कुछ और था ना, लोगों ने इसको कुछ और समझ लिया कि राशि नाम से नहीं रखोगे तो फेलियर हो जाओगे। बेसलेस चीज़ें आ जाती है बीच में। एंड सर जब कुंडली बनती है बचपन में, हुँ, हुँ। सपोज़ करते हैं कि अगर किसी का लिखा हुआ है कि वो डॉक्टर बनेगा। हुँ, हुँ। हर जन्मपत्री में लिखा होता है स्टार्टिंग में कि इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डॉक्टर होगा या फिर एक्टर होगा। हुँ, हुँ, हुँ। अगर किसी का लिखा है कि उसको डॉक्टर बनेगा एंड
विद टाइम उसके कर्म ऐसे थे कि वो डॉक्टर छोड़ के वो एक्टिंग में घुस गया या इंजीनियरिंग कर ली उसने। तो उस केस में क्या होता है, मतलब कुछ कर्मों का कुछ इम्पैक्ट होता है या फिर जो जन्म पत्री में लिखा होता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से लिखा होता है एंड कर्म ऑब्वियसली अपना रोल प्ले करते हैं। देखिए, हमें ना समझना पड़ेगा कि डॉक्टर क्या करते हैं। पहले तो ये समझिए, डॉक्टर क्या करते हैं? आपकी बॉडी की कुछ बीमारी को रीड करके और उसका कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनका जो बेसिक सबसे पहला जो बेस है वो ये है कि आपकी बॉडी पर रिसर्च करना। तो जो बॉडी पर रिसर्च करेगा वो डॉक्टर बनेगा। पर आजकल और भी तो चीज़ें आ गई ना, जो बॉडी पर रिसर्च करेंगे वो डॉक्टर की जगह वो बन जाते हैं कि जो रिसर्च में जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर कि कितने पुराने साल डीएनए क्या था, क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें। फिर कुछ लोग ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च करके पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी भी आता है इसके अंदर। तो डॉक्टर बनने के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं आपकी कुंडली में। इसी तरीके से इंजीनियर बनने के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। इसी तरीके से लॉयर, पॉलिटिशियन बनने के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। पर अधिकतर टाइम क्या होता है, ये जो सारे कॉम्बिनेशन है ना, ये मिक्स भी होते हैं। जैसे एक ही कुंडली में आपको डॉक्टर के बनने के भी वो मिल जाएँगे आपको कॉम्बिनेशन, इंजीनियर के भी मिल जाएँगे, एक्टर के भी मिल जाएँगे और प्रोड्यूसर के भी मिल जाएँगे और बिज़नेसमैन के भी मिल जाएँगे। अब इन सब में से कोई व्यक्ति क्या चूज़ करता है, क्या बनेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी कुंडली पर भी, उसके अंकों पर भी और उसके पाम पर भी। तो इन तीनों चीज़ों से हम बता सकते हैं कि ये क्षेत्र में जा सकता है। पर ये कह देना कि ये डॉक्टर ही बनेगा, ये गलत है। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले तक तो ठीक था ये कह देना कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा और अधिकतर उनकी बात सही भी हो जाती होती। आपको ये जान के हैरानी होगी। क्यों? क्योंकि आज से 50 साल पहले हमारे पास फील्ड थे ही कितने। डॉक्टर बनेंगे आप, इंजीनियर बनेंगे, 2 चीज़ें थी और क्या बनेंगे? एमबीए भी लेट आया, फिर एमसीए भी लेट आया, तो और क्या ही? तो फिर 50 साल पहले अगर मैं किसी को बोल दूँ कि ये तो आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा बड़ा होकर या डॉक्टर बनेगा, तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक जाने का तो उसके लिए मुझे कुंडली भी नहीं देखनी है। तो ये डॉक्टर बनेगा एक टर्म है, डॉक्टर जैसा ये काम करेगा, ये रिसर्च में जाएगा और ह्यूमन अच्छा बॉडी के ऊपर रिसर्च करेगा। सर, अगर किसी का डॉक्टर बनेगा एंड वो एक्टर बन जाए, फिर वो आप कैसे रिलेट करोगे? लिखा डॉक्टर था लेकिन वो कर्मों से वो एक्टर बन गया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसका एक्टिंग में चला गया। नहीं, वो मिक्स लिखा होगा ना, और डॉक्टर और ये एक्टर दोनों ही लिखे होंगे उसकी लाइफ के अंदर। अब अगर उसकी दशा वो वाली ज़्यादा चल रही है जहाँ पर वो एक्टिंग ज़्यादा उसको अभी पसंद आ रही है, तो वो एक्टिंग को चूज़ कर लेगा डॉक्टरी छोड़ के। पर उसकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि डॉक्टरी करता तो ये बहुत अमीर हो जाता, बहुत पैसे वाला हो जाता, अब एक्टिंग कर रहा है तो ये फेलियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसका टाइम खराब है तो वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, टाइम खराब है तो वो स्ट्रगल करेगा ही करेगा। टाइम अच्छा है तो वो कुछ भी करेगा, उसके पास पैसा आएगा, नेम-फेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। Yeah. ऐसा कह देना कि अगर ये डॉक्टर होता तो आज सक्सेसफुल होता, ये गलत है। आपने देखा होगा जो आज से 3-4 साल पहले जो मिस यूनिवर्स बनी थी, वो शायद डॉक्टर ही थी, जहाँ तक मुझे याद है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। मनुषी चिल्लर। हाँ, तो वो डॉक्टर ही थी। अब वो मॉडल बन गई, अब वो एक्टिंग में भी आ सकती है। तो सेम सिमिलर से कॉम्बिनेशन होते हैं और एक्टिंग और डॉक्टरी के जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर है। तो मतलब कोई गलत नहीं है इसमें, कोई बन जाता है तो, और कोई कर्मों से खेल वाली बात नहीं है कि उसने अपने कर्म को बिगाड़ दिया डॉक्टर। आपके कर्म तब बिगड़ेंगे जब आप डॉक्टर हैं, आपका लिखा हुआ का डॉक्टर है, आप डॉक्टर हो गए और आप लोगों को गलत दवाइयाँ देकर लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका कर्म बिगड़ेगा। और आपका कर्म तब बिगड़ेगा, आप एक्टर हैं और आप लोगों को गलत वादा करके, झांसा देके आप उनसे पैसे ले रहे हैं कि हम आपको एक्टिंग में या आपके करियर में प्रमोट करेंगे और आप कर कुछ नहीं रहे हैं, तो आपका कर्म गलत होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप डॉक्टर से ये बन गए, ऐसे नहीं होगा। ओके, ठीक है। एंड सर, हम देखते हैं ना कि न्यूज़ न्यूज़ के अंदर जो भी राशिफल आते हैं, मतलब राशि तुम्हारा आज का दिन कैसा होगा, जो प्रेडिक्शंस डेली बेसिस पे होते हैं, तो क्या पहली बात तो क्या है कि वो
ट्रस्टवर्दी होते हैं, उनको ट्रस्ट किया जा सकता है, जो राशि वो बताते हैं कि आज का दिन ऐसा होगा एंड ऑल दैट। नहीं नहीं दूसरी चीज़ ये है कि नहीं, नहीं। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि सर जैसे वो बताते हैं ना कि सपोज करते हैं कि मेष राशि का आज का दिन ऐसा होगा, तो मतलब वो किस बेसिस पे बताते हैं कि मेष के अंदर तो करोड़ों लोग होते होंगे, तो देखिए, सबका दिन सेम कैसे जा सकता है? हम भारत की ही बात कर लेते हैं। भारत में अप्रोक्सीमेटली 144 करोड़ लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली। 144 को अगर हम 12 राशियों से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 12 आएगा, 12 करोड़। 12 करोड़। तो 12 करोड़ लोगों की एक राशि हो गई। अब इस 12 करोड़ लोग में डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, एक्टर भी होंगे, है ना? और कई हेल्थ से भी जिनको प्रॉब्लम होगा। अब इन 12 करोड़ लोगों की एक जैसी प्रेडिक्शन हो कैसे सकती है? मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि आज आपकी वाइफ आपको कुछ सरप्राइज़ देगी। अब जिसकी शादी नहीं हुई है वो कहेगा मेरी तो वाइफ ही नहीं है। जो बच्चा है 5th क्लास में है वो सोचेगा कि अच्छा मेरी शादी हो गई होती तो मेरी वाइफ आज सरप्राइज़ देती। वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि मैं छोटा क्यों? बड़ा होता तो जिनकी वाइफ है उनके लिए तो आज बहुत अच्छा दिन है। तो ये वाली भावना। तो लोग इस तरीके से ना मतलब इसको ये नहीं समझते कि ये बेसलेस चीज़ है। वो इस तरीके से ना अपने दिमाग को घुमा लेते हैं क्योंकि हमारे भारत में ज्योतिष और भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है। वो जानना चाहते हैं, आपकी 10 में से 1 बात सही हो गई ना, उसके पीछे भी लोग पड़ेंगे। तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जो आपने बात बोली कि 12 करोड़ लोगों की एक जैसे कैसे लाइफ हो सकती है? बिल्कुल ठीक बात है। एक जैसे हो कैसे सकती है ना? तो बिल्कुल ही अलग प्रेडिक्शन होगी हर किसी के लिए। किसी का बॉस आज गुस्सा होगा, किसी का बॉस आज तारीफ करेगा, किसी को प्रमोशन मिलेगा, किसी को डिमोशन मिलेगा और सेम राशि वालों के साथ होगा। आपको डेली दशा राइट। निकालना है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है। आपको अपने ग्रहों को समझना होगा कि आज आपका कौन-सा ग्रह चल रहा है डेली दशा के हिसाब से और ये जब मैं पढ़ाता हूँ तो लोगों को प्रिसाइज़ली बता देता हूँ कि आपको किसी इंडिविजुअल का डेली दशा कैसे निकालना है। पर वो इंडिविजुअल का निकलेगा कि अगर मुझे आपकी डेली दशा निकालनी है, तो आपका निकल जाएगा। पर सेम डेट ऑफ बर्थ पर या सेम राशि वाले सबकी एक ही होगी, वो पॉसिबल नहीं है। हर किसी को अलग मिलता है। ग्रह की अच्छा। चाल और उस दिन का वार, जैसे आज शनिवार है, तो आज का मालिक है शनि। तो आज ग्रह की चाल क्या है और शनि उसमें जुड़ के क्या करेगा, उससे आपकी डेली दिशा निकलती है। आपका पर्टिकुलर शनि तो सबके लिए शनि है आज, पर आज आपकी ग्रह की चाल क्या है? आपका ग्रह आज बुध चल रहा है, कि शनि चल रहा है, कि शुक्र चल रहा है, सबका अलग-अलग चलेगा। तो उन दोनों को क्लब करके हम प्रेडिक्शन करते हैं कि अ, आपकी दशा कौन-सी होगी आज की। ओके, ओके। सर कई बार होता है ना कि कुंडली में आप जो हाउस की बात कर रहे थे, तो कई बार एक हाउस में 2 भी होते हैं, 2 प्लैनेट्स भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल होते हैं। तो उसमें उसमें क्या सीन होता है? मतलब कोई एक पे रूल कर रहा होता है, अच्छा माना जाता है उसे, या फिर क्या इम्पैक्ट होता है उससे उसका? क्या होता है कि ये इसे बोला जाता है 2 प्लैनेट का एक साथ बैठना, जिसको कंजंक्शन बोल देते हैं। कंजंक्शन अच्छा। ऑफ 2 प्लैनेट्स। कंजंक्शन ऑफ 2 प्लैनेट को समझना है तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं समझाऊँगा। मान लीजिए आप किस फ़ील्ड में हैं अभी? बताइए ज़रा? एक्टिंग, एक्टिंग फ़ील्ड में। मैं किस फ़ील्ड में हूँ अभी? ज्योतिषी। तो अगर हम दोनों कहीं पर बैठेंगे, 5-7 घंटे, 10 घंटे तक बैठेंगे, तो हम किस विषय में ज़्यादा बात करेंगे? आई गेस ये दोनों टॉपिक ही होंगे हमारे पास। बिल्कुल, ज्योतिष और एक्टिंग इन दोनों विषय पर बात करेंगे। तो हमारा ज्ञान, मेरा ज्ञान आप तक पहुँचेगा थोड़ा-सा, आपका ज्ञान मेरे तक पहुँचेगा। तो इसी तरीके से 2 प्लैनेट जब एक साथ बैठते हैं, वो भी अपने-अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन को एक-दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। हर प्लैनेट का कोई ना कोई एक सिग्निफिकेशन होता है, जैसे सूर्य रूल करना सिखाता है, चंद्रमा इमोशन सिखाता है, शुक्र राजसिक सुख लेना सिखाता है। बुध इंटेलिजेंस और पैसे को लेकर कैसे कैलकुलेशन फास्ट करना है वो सिखाता है। गुरु हमें ज्ञान कैसे बटोरना है और लोगों को कैसे ज्ञान बांटना है वो सिखाता है। शनि हमें सिखाता है मेहनत और शनि साथ-साथ हमें आउट ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर वाले लोगों से कैसे मिलते हैं या बात करते हैं वो सिखाता है। राहु केतु हमें मतलब सडन चेंजेस या ऐसी चीज़ें बताता है जहाँ पर कोई नेगेटिव सडन चेंजेस हो सकते हैं।
तो ये हर प्लैनेट का सिग्निफिकेशन है। मंगल हमें लड़ना और अग्रेशन सिखाता है। तो 2 प्लैनेट जब एक साथ बैठते हैं, उन दोनों में एक-दूसरे के गुण ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे ओके। अगर मैं आपके साथ बैठूँ तो मुझे थोड़े टाइम बाद एक्टिंग के बारे में कुछ पता चल जाएगा कि हम अगर एक्टिंग हुँ, फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या-क्या रास्ते अपनाने चाहिए। और राइट। आप मेरे साथ बैठेंगे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़े हुँ, टाइम बाद ज्योतिष के बारे में भी बहुत सारे मतलब कि चीज़ें, जो नॉलेज है वो शेयर होगी। तो इसी हुँ, तरीके से 2 प्लैनेट का एक साथ बैठते हैं, तो वो एक-दूसरे के नेचर को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो जब हुँ, हम प्रेडिक्शन करते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ कर लेते हैं कि कौन-सा प्लैनेट किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ था। कि सूर्य ओके। अगर शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो ये वाला जो राजा होगा, वो राजसिक राजा होगा। वो भोग विलास की चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज कर देगा। इसी तरीके से शुक्र अगर राजा के साथ बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति भोग विलास के साथ-साथ राजा के क्या गुण होते हैं या राजा की क्या क्वालिटी है, उसको अपने अंदर इनबिल्ट कर लेता है। हुँ, ये है। ओके। आपके हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन 2 प्लैनेट्स का एक हाउस के अंदर और वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? वो कभी नहीं होने चाहिए या वो होते हैं तो बहुत बढ़िया होता है? तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, यहाँ पर 2 प्लैनेट एक साथ बैठ भी जाए ना, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ़ पे। पर अच्छा, अगर आपके पाम में 2 प्लैनेट एक साथ बैठे हैं या आपकी अंक कुंडली में 2 प्लैनेट एक साथ बैठे हैं, उसका असर आपके ऊपर होगा। मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आपके पाम में ये 4 उँगलियाँ और 1 ये अंगूठा है ना? ये जो 4 उँगलियाँ हैं, ये हर अलग-अलग ग्रहों को बताता है। कोई भी फिंगर एक दूसरे की तरफ अगर टिल्ट हो गई, अंदर की तरफ, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ इस तरीके से होते हैं, 2 फिंगर राइट। ये सेंटर वाले जुड़े होते हैं या फिर ये साइड वाले 2 फिंगर जुड़े होते हैं, ये अलग होते हैं। इसका मतलब हुँ, क्या हो गया, ये ग्रह यानी कि ये है शनि की फिंगर, मिडल फिंगर, और ये है गुरु की हुँ, फिंगर। ये दोनों एक साथ जुड़ गए हैं। इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन होता है। ऐसा व्यक्ति अपने रूल रेगुलेशन को ही इंट्रोस्पेक्ट करता रहता है। कोई भी काम करता है, सोचता है कि मैं कहीं रूल के बाहर तो नहीं जा रहा। मुझे विदिन द रूल रहना है। गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, मुझे उसको फॉलो करना है। मतलब अपने आप को बिल्कुल ही रूल्स के अंदर बाँध के रख देता है। ओके। अगर लाइन लगी हुई है प्लेटफ़ॉर्म पर टिकट लेने की, अंदर जाने की, तो वो वहाँ पर रुकेगा ही। अब मेरे आप फिंगर देखेंगे, ये बाहर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल अलग-अलग है। हुँ, तो जब मैं जाता हूँ, कहीं पर ट्रैवल करता हूँ, और आपको तो पता ही है कि हमेशा थोड़ा-सा लेट हो जाता हूँ मैं, तो मैं हाँ, लाइन ब्रेक करके आगे भाग जाता हूँ। है ना? हुँ, मैं लाइन ब्रेक करने के तरीके ढूँढता रहता हूँ कि कहाँ से मुझे जल्दी एक्सेस मिल पाए, और हुँ, बाय चांस तो मिल भी जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकल ही आता है। तो हुँ, ये हुँ, सारी चीज़ें 2 प्लैनेट का एक साथ बैठना यहाँ से देखा जाता है। ये हमारा चंद्रमा का जगह हो गया, ये हमारा शुक्र का जगह हो गया। शुक्र और चंद्रमा यहाँ से, 4 प्लैनेट यहाँ से, राहु बीच में और केतु यहाँ पर। तो हम प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन को, कंजंक्शन को, तो वहाँ पर नहीं देखेंगे इतना ज़्यादा। वहाँ पर थोड़ा बहुत असर है। असली हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ओके। एंड सर एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इंडिया में इतना ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इंडिया बोलूँ या मैं हिंदू कल्चर बोलूँ, इसमें एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली, बर्थ चार्ट वगैरह इन सबको इतनी महत्व दी जाती है। बाकी रिलीजन्स में या फिर आउट ऑफ इंडिया बाकी जगह वो लोग क्या फॉलो करते हैं? अगर वो लोग ये फॉलो नहीं करते हैं, उनकी भी तो प्रेडिक्शंस करते ही होगा कोई? बिल्कुल करते हैं। और अगर हम बात करें भारत में, तो फॉलो किया ही जाता है। अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ बात करें, भारत हो गया, नेपाल, चीन, जापान, इन सब जगह में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है रिचुअल्स, अलग-अलग तरीके से। और मेथड ऑफ प्रेडिक्शन अलग-अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। अगर हम चीन में बात करें, तो वहाँ पर अंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर या ज़ोर दिया जाता है। पर राइट। प्रॉब्लम वाली बात ये है, या एक्चुअल बात ये है कि वहाँ पर जिस मेथड को फॉलो किया जा रहा है, वहाँ पर एक्चुअल प्रेडिक्शन वाले मेथड को फॉलो लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो करने की कोशिश है, मतलब लोग फॉलो करना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं चीन में, जापान में, ईस्टर्न कंट्रीज़ में। मतलब अगर आप बात करें यहाँ भारत, दुबई, पाकिस्तान, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट और क्लाइंट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से भी हैं। तो वो भी फ़ॉलो करते हैं। वो कई बार बोल देते हैं कि हम ना आपके बताए हुए उपाय नहीं कर पाएँगे, पर प्रेडिक्शन तो लेते ही हैं वो। और प्रेडिक्शन सबके लिए एक है। प्रेडिक्शन आपका, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला, वहाँ पे कोई कॉलम है ही नहीं ऐसा जहाँ पर मैं आपका रिलीजन डालूँ।
तो हाँ प्रिडिक्शन तो 200% हमारा परफेक्ट जाएगा ही जाएगा। तो भारतीय ज्योतिष सबसे सटीक है और ईस्टर्न कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। वेस्टर्न में शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन चाहिए होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर लोग सोचते नहीं हैं। क्या सिर्फ 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा? अगर मैं आपकी बात करूँ, आप अगर मुझसे अपना प्रिडिक्शन कराने के लिए बैठेंगे, तो आप साल 2 साल का तो पूछेंगे, 10 साल बाद क्या होगा वो भी बता दीजिए, 15 साल बाद मैं इस पोज़ीशन पर होऊँगा। बाहर नहीं है ऐसा, बाहर शॉर्ट टर्म है। बाहर अगर मेरे क्लाइंट हैं, वो पूछते हैं अभी 6 महीने में क्या कैसा रहने वाला है वो बता दीजिए। अच्छा उन्हें नहीं है परवाह कि 2 साल बाद कैसा रहेगा, वो तो अभी के अभी इंस्टेंट चाहते हैं। इसीलिए वहाँ पर ये जो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट है या जो टैरो ट्रेडिंग है, वो बहुत ज़्यादा चलता है वहाँ पर। हम्म ये रीज़न है। ओके एंड सर सोलर और लूनर एक्लिप्स का कितना महत्व होता है, क्या इम्पैक्ट होता है उसका? कई बार बोला जाता है ना कि बाहर मत निकलो या सूरज को मत देखो, या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होता है कि उनको इस टाइम पे ये नहीं करना चाहिए। कई बार नहाने के लिए होता है कि इतने टाइम में जब सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, उस टाइम पे नहाना नहीं चाहिए। या उस टाइम पे कुछ चावल का भी होता है कि चावल तुम फ्रिज में रख दो, मतलब शायद होता है कि यूज़ नहीं करते हैं, कुछ फ्रेश बनाने होते हैं। तो क्या इम्पैक्ट होता है बेसिकली सोलर और लूनर एक्लिप्स का? ठीक है। सोलर और लूनर एक्लिप्स का मतलब है आपका सन की रेज़ या मून की रेज़ कहीं से प्रभावित होकर आप तक पहुँच रही है। अगर होता क्या है, राहु और केतु जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मून, अर्थ और सन के बीच में, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं मून, सन और अर्थ के बीच में राहु केतु, कई बार ये सन और मून के बीच में आ जाते हैं, कई बार ये मून और अर्थ के बीच में आ जाते हैं, कई बार ये सन, मून और अर्थ की एक लाइन में आ जाते हैं, कई बार मून, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, कई बार अर्थ, सन और मून के बीच में आ जाता है। उससे क्या होता है कि डायरेक्ट जो सन रेज है वो मून तक या अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। जब डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है तो कुछ ना कुछ चेंज होकर वो सनरेज हमारे तक आती है। उस टाइम पर उस रेज के अंदर एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा अलग रहता है, इम्बैलेंस रहता है, हमारे आम जीवन के लिए गड़बड़ रहता है। अब वो गड़बड़ या खराब किन चीज़ों के लिए रहेगा? अगर वो रेज आपके पीने के पानी के ऊपर आ जाए या आप पे खाने के ऊपर आ जाए, जो पका हुआ खाना है, कच्चे खाने पे नहीं, खेत वगैरह पे नहीं, जो पक गया है खाना वहाँ पे अगर उसकी रेज़ आके करती है, तो वहाँ पर कुछ न आप सिंपल सी बात समझिए कि जैसे होता है ना, वो आपने देखा है कि कई जगह पे सनरेज़ का वो जो परत एक होती है जो हमें सेफ बना के रखती है, उसको राइट, क्या नाम बोलते हैं उसको, वो ओजोन लेयर। ओज़ोन लेयर, यस। तो ओज़ोन लेयर जो है वो कई जगह पे डिस्टर्ब हो जाती है, जो सनरेज़ अगर आती है तो वो विदाउट फ़िल्टरेशन आती है। तो विदाउट फ़िल्टरेशन जो रेज़ है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हार्मफुल है। तो जब ये लूनर या सोलर एक्लिप्स पड़ता है तो जो रेज़ है वो अनफ़िल्टर्ड आती है और उसमें कुछ इम्बैलेंस चीज़ें होती है जो हमारे सेहत के लिए खराब है। उस रेज़ के अंदर अगर हमने डायरेक्ट अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया या अपने खाने की चीज़ों को कर दिया एक्सपोज़, वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को पके हुए खाने को अंदर ढक के रखा जाता है या फिर उसके अंदर कुछ रिचुअल दो जो पुराने समय में सिखाए हुए होते थे, वो कर किया जाता था। जब आपका लूनर या सोलर एक्लिप्स खत्म हो जाता था, उसके बाद नहा-धोकर आप नया खाना बनाते थे, पूजा-पाठ करके हर जगह की सफाई होती थी ताकि रेज़ का जो भी असर है, वो खत्म हो जाए। अब इससे आपकी लाइफ़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको हम लोग जान लेते हैं। एक तो हो गए रिचुअल्स आपको फ़ॉलो करने ही करने हैं। और मैंने समझाया कि रेज़ थोड़ी इम्बैलेंस होती है। अब क्या लूनर या सोलर एक्लिप्स से आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे कुछ असर पड़ेगा? आपकी हेल्थ बिगड़ेगी या आपके किसी और रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ेगा? हुँ, तो ये जो फ़र्क है ये टेम्परेरी 2 से 4 महीने तक का पड़ता है। येस, ये होता है। इसको देखने के लिए हमें आपकी कुंडली को, पर्सनल कुंडली को एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप लूनर या सोलर एक्लिप्स के टाइम पर क्या आप उस जगह पर प्रेजेंट है जहां पर लूनर या सोलर एक्लिप्स है। अगर आप वहां पर प्रेजेंट हैं तो आपकी कुंडली को हमें देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट उस लूनर या सोलर एक्लिप्स से प्रभावित हो रहे हैं और अगर वो प्रभावित हो रहे हैं तो आपको वो क्या देते हैं। अगर वो प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव हैं,
तो ये सोलर एक्लिप्स आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, यानी कि बिजनेस में गेन लेकर आएगा, प्रोफेशन में गेन लेकर आएगा, आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा 2 से 4 महीने के लिए। पर अगर ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो सोलर या लूनर एक्लिप्स है, ये आपकी हेल्थ पर, आपके प्रोफेशन पर बुरा प्रभाव डालेंगे 2 से 4 महीने के लिए। पर कंडीशन ये है कि आप उस जगह पर अवेलेबल होने चाहिए। मान लीजिए कि सोलर एक्लिप्स पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में सोलर एक्लिप्स का कुछ असर है और आप हैं भारत के अंदर, तो फिर आपकी कुंडली देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, ना ओके, फिज़िकली, ना एस्ट्रोलॉजिकली, सिंपल। ओके। तो सर कोई ऐसे कुछ चीज़ें हैं, कोई प्रिकॉशंस हैं, कुछ उपाय हैं जो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के टाइम पे करना चाहिए? अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए तो उपाय हैं। खाना नहीं पकाना चाहिए, पका हुआ खाना है तो उसको आप अंदर रख दीजिए, ढक के रखिए और उसके अंदर तुलसी के पत्ते या होता है कि ना एक तरीके का वो आता है जिसको हम कुशा बोलते हैं, उसको डाल हुँ, देते हैं। हाँ? तुलसी ओके। के पत्ते या कुशा डाल देते हैं पानी के अंदर भी और उसके बाद जब ग्रहण खत्म हो जाता है उसको हुँ, कुशा को हटाकर उसको पी लेते हैं। पर एस्ट्रोलॉजिकल उससे बचने के लिए कोई मेथड नहीं है। सिर्फ आपकी जो दशा चल रही है उसके मंत्र जाप आप बैठकर कर सकते हैं ताकि अगर कोई खराब प्रभाव आने वाला है आप पे तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। मान लीजिए जैसे अभी आपने कुंडली दिखाई अजय, उनकी अभी दशा चल रही थी शुक्र की। अगर 2025 में भारत में कोई सोलर या लूनर एक्लिप्स पड़ता है, तो अजय को शुक्र के मंत्र जाप करने चाहिए ताकि वो नेगेटिव असर को ओके, कम कर सके। वो भी हमें देखना पड़ेगा अजय की कुंडली से कि उनके कौन से हाउस में वो लूनर या सोलर एक्लिप्स का इफ़ेक्ट है। ओके, सिंपल। ठीक है। एंड सर मंगल दोष के बारे में मेरे को पूछना था आपसे कि जो मांगलिक लोग होते हैं, बहुत बार ये भी बोला जाता है कि एक मांगलिक को दूसरे मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो एक पार्टनर के ऊपर जो नहीं होता मांगलिक, उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप कितना मानते हो कि ये सब होता है एंड होता क्या है मंगल दोष? देखिए मंगल दोष जो होता है ना, मंगल ग्रह के बिगड़ने के कारण कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाते हैं, जिसे मंगल दोष बोला जाता है। कई लोग इसको मांगलिक के नाम से भी बोलते हैं। अधिकतर लोग इसको लग्न कुंडली में देखते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया शिव जी ने भृगु ऋषि को ज्ञान दिया ग्रहों के बारे में, राशि नक्षत्र के बारे में और कर्म के बारे में। कर्म देखना है तो पाम से देखिए, ग्रह देखने हैं तो अंग ज्योतिष से देखिए। तो जो लग्न वो जो मंगल दोष है ये हमें अंक कुंडली से देखना है। और अधिकतर लोग आपको लग्न कुंडली से बताएंगे कि आपके 12 हाउसेज में से पर्टिकुलर 6 हाउसेस में अगर मंगल बैठा होगा तो मंगलिक दोष आपको हो जाएगा, पर मंगल दोष वहाँ से दिखना ही नहीं है। पर अगर हम उनके फ़ॉर्मूले को माने भी कि इफ दे आर राइट, तो भी अगर उनके फ़ॉर्मूले को आप लगाएँगे ना, तो वेम 02.5% लोग ऑफ वर्ल्ड आर मांगलिक। तो फिर बचा ही कौन है? जब सारे मांगलिक है तो फिर मंगल दोष का करें क्या हम लोग? क्योंकि लग्न से अगर हम मांगलिक देखते हैं तो 50% आउट ऑफ मतलब 50% फॉर्मूले के हिसाब से मांगलिक हो गए। फिर यही हुँ, मंगल हुँ। दोष हमें नवमांश कुंडली में मतलब एक और तरीके का कुंडली होता है। फिर चंद्र कुंडली बनाकर, सूर्य कुंडली, शुक्र कुंडली बनाकर देखना होता है। तो हुँ, हुँ। 4-5 तरह की कुंडली पे जब हम बनाकर देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 102% लोग ऑफ वर्ल्ड आर मांगलिक। हुँ, तो फिर तो बात ही खत्म हुँ। हो गई। अब मंगल दोष एक्चुअल में अंक ज्योतिष के अंदर है। वहाँ अच्छा। पर अगर आपका मंगल बिगड़ा हुआ है तो आपको पर्सनल रेमेडी करनी चाहिए मंगल दोष के लिए। हुँ, और जिसका मंगल बिगड़ा हुआ है उसके आसपास चाहे उसकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, तो सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स सबके ऊपर ओके। पड़ेगा। ये लोगों ने हुँ, ये वहम डाल दिया कि सिर्फ वाइफ या हस्बैंड के लिए होता है, सबके ऊपर होता है हुँ। प्रभाव। बस ये फ़र्क अच्छा। होता है कि वाइफ या हस्बैंड इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए ना, पेरेंट्स तो बर्दाश्त कर लेते हैं बच्चों का, बस ये फ़र्क होता है। तो मंगल दोष अंक ज्योतिष में देखना है और वो होता है आपके नंबर 9 से। नंबर 9 अगर आपकी कुंडली में बिगड़ गया है, देन दैट इज़ अ मंगल दोष। उसको ठीक करने के लिए आप डेली अपने शरीर को मेहनत कराइए और थकाइए। जितना आप थकाएँगे मंगल दोष उतना ही कम होगा। एनर्जी को चैनलाइज़ कीजिए, जिम जाइए, योगा कीजिए, मेहनत कीजिए, रनिंग कीजिए, पैदल चलिए जितना ज़्यादा हो सके।
सुबह उठकर घास पे चलिए, पार्क में जाकर आधा घंटा, 1 घंटा जितना टाइम है। आजकल तो लोगों के पास टाइम ही टाइम है, जब रील्स देखने के लिए 2-2 4-4 घंटे मिल जाते हैं। पार्क में जाइए, घास पे चलते हुए रील्स देखते रहिए। ऐसा कर लीजिए। बट सर वही मेरा क्वेश्चन है कि क्या मांगलिक और नॉन मांगलिक को शादी करनी चाहिए आपस में? एज़ पर कुंडली मांगलिक सारे ही हैं, तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाता है कि मांगलिक, नॉन मांगलिक का पंगा। अब अगर कोई मांगलिक है भी, हुँ। तो अगर उसका मंगल ठीक है, तो शादी वो किसी से भी करे, सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर मंगल खराब है और वो मांगलिक नहीं भी है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो आपको मंगल ग्रह के ट्रेट्स को देखना होगा। जैसे मैंने आपको स्क्रिप्ट दिखाई थी ना कि यहाँ से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, वो जो हाँ स्क्रिप्ट जी, वो हाँ जी। दिखाई थी। वहाँ पे राइट। अगर मंगल ग्रह में आपके 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर ज़्यादा है, तो मंगल इज़ गुड। चाहे आप मांगलिक दुनिया बोलते रहे, आपका मंगल अच्छा है, जो मर्ज़ी कीजिए। अच्छा। और होता क्या है कि लोगों की लाइफ में ना प्रॉब्लम होती है। तो कई लोग इसको मंगल से जोड़ देते हैं कि तुम्हें मांगलिक है हुँ। इसलिए। जबकि बेचारे की मंगल की दशा चल भी नहीं रही हो, तो भी वो बेचारा मंगल को दोष दे रहा होता है। वो उपाय कर रहा होता है मंगल के, उसको उपाय की ज़रूरत है हुँ, उसके दशा के प्लैनेट की, उसको उपाय की ज़रूरत है शुक्र के प्लैनेट की। जैसे अजय की ही बात हुँ। करें, हाँ इनको जी। ज़रूरत है अभी शुक्र के मंत्र जाप की। हुँ, और ये इनको कोई बोल देगा कि आप मांगलिक हो, ये मंगल के उपाय करने लग जाएँगे, जिसका कोई रेलेवेंस इनके ऊपर होगा ही नहीं। ये वैसा ही हो गया कि मैं मान लीजिए दिल्ली में हूँ, आप अभी मुंबई में हैं। हुँ, यहाँ पे कोई एसएचओ की बदली हुई है, जिससे मेरी बनती नहीं है। हुँ। तो मुझे मित्रता या काम ऐसे करने कि ये एसएचओ जो है उनसे मेरा ठीक-ठाक रहे। हाँ। मुंबई में बैठे हुए एसएचओ से मेरा कोई लेना-देना ही नहीं है। जब मैं मुंबई हुँ। जाऊँगा तो मेरा लेना-देना होगा। अभी मैं दिल्ली राइट। बैठा हूँ। इसका हुँ, मतलब ये है कि जब मंगल आएगा तभी तो आप उसके उपाय करोगे ना, चाहे मंगल दोष है तब हुँ। भी। हाँ। तो वो है, तो शादी कर सकते हैं। कोई भी मांगलिक, नॉन मांगलिक से, नॉन मांगलिक, मांगलिक से शादी कर सकता है क्योंकि पूरी दुनिया ही मांगलिक है। हुँ, ओके। एंड सर एक और चीज़ बहुत बोली जाती है राहु काल के बारे में। जैसे बहुत जो चार्ट्स होते हैं आपने उस टाइम भी दिखाया था वेबसाइट हुँ, पे, हुँ। वहाँ पे राहु काल भी लिखा होता है। राहु काल का टाइम होता है ना हर दिन में कुछ मिनट होते हैं। तो उस टाइम लोग बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, उसको देख के घर से निकलो या उस टाइम पे कुछ भी एक्टिविटी ऐसी मत करो कि जो हो सकता है तुम्हें इम्पैक्ट कर जाए। तो आप कितना मानते हो कि राहु काल होता है एंड होता क्या है? चलिए ठीक है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। राहु काल डेली कुछ ऐसे 90 मिनट होते हैं, मतलब 60 मिनट से लेके 120 मिनट के बीच में हुँ, कुछ हुँ। ऐसा समय होता है जहाँ पर उसको राहु काल बोला जाता है, चंद्रमा की मूवमेंट के हिसाब से। ओके। ना और वो डेली का फिक्स होता है। ये फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, अब इसमें कोई आगे ना कैलकुलेशन का स्कोप नहीं है, फिक्स है डेली का। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आज सैटरडे है, आज का एक पर्टिकुलर राहु काल होगा और राहु काल बड़ा आसान है ढूँढना। आपको पंचांग में दिखाई दे जाएगा लिखा हुआ आज का राहु काल। आप गूगल पे ओपन करेंगे कि आज का राहु काल का समय क्या है, तो उस पे दिखाई दे जाएगा। सपोज़ कीजिए कि किसी दिन का राहु काल सुबह साढ़े 10 से 12 बजे तक का है और उस टाइम पे आपका कोई शूट होना है। तो और आपको पता चल गया कि राहु काल है, तो अब आप क्या करेंगे? बताइए, आप अपना शूट रोक देंगे सर क्या? करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली करना शूट तो। पड़ेगा। और उस टाइम पर क्या दुनिया में और काम भी हो रहे हैं? आपका डायरेक्टर आपको गाइड कर रहे होंगे, बिल्कुल। ट्रेनें चल रही होंगी, रोड पर गाड़ियाँ चल रही है, हुँ, फ्लाइट्स उड़ रही है, शादियाँ हो रही है, लोग हनीमून पर जा रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इंजीनियर्स अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई को या तो कर रहे हैं या उसको अप्लाई कर रहे हैं, आर्किटेक्ट घर बना रहे हैं। तो राहु काल में इस 1.5 घंटे में तो डेली दुनिया तबाह हो जानी चाहिए, कहाँ हो हुँ, रही है तबाह? तो राहु राइट। काल का असर क्या है? पहले तो कोई ये बताए ना कि इस 1.5 घंटे में ऐसा होता है तो पूरी दुनिया। हुँ, मैं आपको एक असर बताता हूँ, जैसे ना आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या होता था, जब शेयर्स में काम करते हैं तो वहाँ पर एक सन आउटेज करके एक टर्म आती थी। हुँ, सन की पोज़ीशन के कारण से कुछ साल के 15 दिन या 1 महीना ऐसा होता था कि सिग्नल्स सही से नहीं आते थे। सिग्नल सही अच्छा। से नहीं आने के कारण पूरा शेयर मार्केट 1 घंटे के ब्रेक पर चला जाता था। तो सन आउटेज में क्या होता था, 1 घंटे के लिए सिग्नल्स ना वीक हो जाते थे, तो मार्केट को अपडेट करने में प्रॉब्लम होता था। तो मार्केट को हुँ, रोक ही दिया जाता था कि बंद कर देते हैं अभी 1 घंटे, कहीं कोई गलत ट्रेड ना कर दे। अच्छा। तो उस कारण से हमने मार्केट रोक दिया, जहाँ पर सिग्नल का ज़्यादा यूज़ है, पर और काम हो रहे होते थे। तो अगर राहु काल है, इसका कुछ तो हो रहा होगा।
जैसे मैंने सनआउट का असर बताया, पर हो क्या रहा है कोई बताता ही नहीं है, बस डर डाल देते हैं कि राहु काल है ये मत करो, अशुभ हो जाएगा। अब जो बेचारा परेशान है वो और डर जाता है कि एक तो मैं वैसे ही गिरा पड़ा हूँ, गलत कर लूंगा तो और गिर जाऊंगा। वो राइट। बस कमजोर को और मारने की वो करे जा रहे। मुकेश अंबानी जी तो नहीं रोकते अपना, वो दिल्ली की मेट्रोज तो मैंने नहीं रोकते हुए देखी कि राहु काल में रुक हम्म। जाती है। मैंने ऐसा भी नहीं देखा कि राहु काल में दिल्ली की मेट्रो की अपनी पटरी से उतर कर रोड पर चलने लग गई हो। ये बेबुनियादी बातें हैं सारी राहु काल की, ऐसा मत करो। जिनको ज्योतिष नहीं आता ना वही इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। जो व्यक्ति आपको राहु काल के बारे में, जो व्यक्ति आपको काल सर्प दोष के बारे में, जो व्यक्ति आपको मांगलिक दोष के बारे में, पितृ दोष के बारे में ज़्यादा बोलता हुआ दिखाई दे जाए, आप समझ जाइए कि उनको ज्योतिष का क, ख, ग नहीं आता है और उनको अभी बहुत टाइम पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। तो हम्म। बस यही है। ओके। एंड फिर कुंडली मिलाना कितना ज़रूरी होता है? जैसे बहुत बार हिंदूज़ में तो होता ही है कि शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, तो वो कितना ज़रूरी होता है एंड कितने गुण मिलने होते हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कुंडली मिलान के लिए गुण मिलान एक छोटा-सा पार्ट है। यानी कि अच्छा। अगर मैं बात करूँ कि कुंडली मिलान 100 नंबर का पेपर है, तो जो गुण मिलान है ना उसमें से 1 नंबर का आंसर है वो। ओके। तो अगर वो आंसर आपका ठीक भी आ गया तो क्या हो गया 1 नंबर 100 में से मिल गए। 36 में हम्म। से 36 गुण भी मिल गया तो भी 1 नंबर मिलेंगे। 36 में से अगर 0 गुण मिले तो भी 1 नंबर कटेगा। अच्छा। तो अब आप समझिए इसका रेलेवेंस कितना हो गया फिर। यार कुंडली मिलाना ज़रूरी है। अब कुंडली मिलाने का जो तरीका है, गुण मिलान तो एक छोटा-सा पार्ट हो गया, 1% या उससे भी कम। अब यहाँ पे हमें आपके ग्रह सारे ग्रह मिलाने होंगे, 9 पे 9 ग्रह एक दूसरे से मिलाने होंगे। गुण मिलान सिर्फ चंद्रमा के ऊपर बेस्ड है और चंद्रमा के ऊपर बेस होकर भी वो थोड़ा-सा उसका पार्ट है, इसीलिए मैंने 1% बोला। अगर चंद्रमा के ऊपर कंप्लीटली होता, तो मैं 10% बोलता। तो आपको सारे ग्रह मिलाने होंगे, आपकी दिशाएँ मिलानी होंगी, साथ में आपको आपका अंक ज्योतिष मिलाना होगा। हम्म। उसके साथ में आपको आपके पाम को भी देखना होगा। अच्छा। तो परफेक्ट कुंडली मिलान बोला जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को कुंडली मिलान करना आता है, जिस तरीके से मैंने बोला, क्योंकि मैं तो इसी मेथड से करता हूँ, ग्रह सारे ग्रह मिलाना, आपकी कुंडली पूरी मिलाना, अंकों वाली भी, उसके बाद आपके पाम को भी देखना। इन तीनों चीज़ों से अगर हमने किसी चीज़ को बताया, तो वो सटीक जाता है। उसके बाद कोई भी विषय ऐसा नहीं रह जाता जो आपको ना पता हो सामने वाले में। हम्म। इससे आपकी पूरी लाइफ के उतार-चढ़ाव और आपका बिहेवियर पता चल जाता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। और वो पता चल हम्म। गया तो आपके साथ शादी करना है कि नहीं करना, वो डिसीज़न आसान हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चाहिए कि उनकी वाइफ़ बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच वाली हो और बिज़नेस को बहुत अच्छे से चलाए। और राइट। वो कुंडली ले आए ऐसी वाइफ की जो कि घर सँभालना बहुत अच्छे से जानती हैं। वो कह रहे हैं कि हम्म। मेरी प्रायोरिटी ही नहीं है घर सँभलवाना, चाहे वो बहुत अच्छा घर सँभलवाएँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी वाइफ। तो फिर तो यहाँ पे क्लैश होगा ना। इसी कारण से हमें कुंडली मिलाना चाहिए। आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपके माइंड में क्या है और आपका माइंड भी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी कुंडली में हम्म। दिखाई दे जाता है। ओके। तो कुंडली मिलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट हम्म। गुण मिलान इज़ हार्डली 1% ऑफ द सिस्टम। ओके। एंड सर अभी तो एआई का ज़माना आ गया है, तो चैट जीपीटी वगैरह सारे यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। वहाँ पे चैट जीपीटी पे भी ऑप्शन है कि तुम अपना नेम लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, प्लेस ऑफ बर्थ लिखो एंड अपना टाइम लिखो। तो वो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आपको पूरा प्रेडिक्शंस दे देगा। एंड सर कहीं ना कहीं ये बात बोली गई थी जब चैट जीपीटी आया था कि, या एआई जब बहुत फेमस हो गया था आज से 1 1.5 साल 2 साल पहले, तो ये हुँ। बात बोली गई थी ये ना बहुत नौकरियां खा जाएगा। बट अभी तो ये एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हैं एआई। तो आपको क्या लगता है कि वो ट्रस्ट वर्दी है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए एआई जो है वो ट्रस्टवर्दी तो है। एआई इज़ ट्रस्टवर्दी। पर अभी एआई को में बहुत सारा काम होना बाकी है। जो हमारा एप्लीकेशन बन रहा है, उसके हम्म। अंदर हम एआई को यूज़ करेंगे, पर उसको गाइडेंस कौन देगा? वो मैं दूँगा। उसको फ़ॉर्मूले कौन बताएगा? वो मैं बताऊँगा। अगर मैंने उसे गलत फ़ॉर्मूले बता दिए, तो एआई तो गलत करेगा ना। मान लीजिए सर्जरी करने का एक तरीका होता है, जो डॉक्टर्स जानते हैं। अगर उस फ़ॉर्मूले को एआई को बताया, तभी तो रोबोट सही से सर्जरी कर पाएगा। आजकल राइट। जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है, वो तभी तो सही हो पाएगी कि फ़ॉर्मूला सही हो। तो एआई इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी, एआई बहुत इम्पोर्टेंट है और एआई आज के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी भी है। रोबोट्स क्या कर रहे हैं? रोबोट से जो सर्जरी हो रही है,
उसमें गलती की जो गुंजाइश है वो 1% से भी कम रह जाती है एज कंपेयर टू डॉक्टर्स। पर ये सारी चीज़ें रोबोट्स को सिखाएगा कौन? डॉक्टर सिखाएंगे। इसी तरीके से जब हम ज्योतिष की भी बात करते हैं तो एआई को ज्योतिष सिखाएगा कौन? वो मैं सिखाऊंगा। अब फर्दर अगर हम बात करें कि क्या एआई जॉब खा जाएगा या ज्योतिष की जरूरत कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष की जरूरत एआई के आने के बाद और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। हमारे हजारों स्टूडेंट हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम मतलब ज्योतिष कर रहे हैं और वहां पर भी एआई है। एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रोसेस, वहां पर भी एआई है, वहां पर प्रिडिक्शन आ जाती है। फिर भी क्यों शाम को 10-10 20-20 लोग लाइनों में लगकर वेट करते हैं एक एक घंटा हमारे ज्योतिषियों का कि वो हमारे बारे में कुछ बोले, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ लिया, कुछ समझ लिया। तो उनको ये वेरीफाई कराना आना चाहिए कि हम वेरीफाई कहाँ से करें। और वेरिफिकेशन के लिए आपको एक ऐसा ज्योतिष चाहिए जो आपकी चीजों को समझ के आपको कुछ बता सके। इसलिए ज्योतिषियों की तो जो जरूरत है और बढ़ने वाली है एआई के साथ, क्योंकि एआई पहले क्या होता था कि कुछ लोग ही ज्योतिष को जान पाते थे, अब एआई सबको बताएगा, तो सबको हाँ। क्लैरिफिकेशन चाहिए ना। चलो किसी का तो भला हो रहा है। ठीक है। एंड सर इससे पहले हम रैपिड फायर पे आए, अभी आपने बोला कि एआई को भी एस्ट्रोलॉजर ही कैलकुलेशन एक फॉर्मूला देते हैं, तो आप हमें भी कोई ऐसा फॉर्मूला दो कि जो हमारी बात हुई थी पॉडकास्ट से पहले कि आप कोई ऐसा फॉर्मूला दोगे जो सबको ऑब्वियसली हेल्प करेगा वो अपना प्रेडिक्शंस के बारे में। तो हम चाहते हैं आप रैपिड फायर से पहले एक अच्छा सा कोई फॉर्मूला बताओ। देखिए मैं बताता हूँ फॉर्मूला। हाँ जी। जैसे अभी ईयर 2025 चल रहा है, क्या ये ईयर 2025 हर किसी के लिए बहुत ज्यादा ही मतलब सिग्निफिकेंट है? हर किसी के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। वो प्रिडिक्शन तो हम कुंडली से करेंगे। अब किन लोगों के लिए 2025 बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, जरूरी होने वाला है, वो फॉर्मूला आप अपने दर्शकों को बताइए। और अगर आपने नोट डाउन करने आप भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। ओके। तो मान लीजिए हम देखते हैं कि आपकी डेट है सपोज 21 या 26, जो भी आपकी डेट है। ठीक है। तो आपकी क्या है डेट बताइए? मेरा ही लिखते हैं 22 नवंबर 2211। 22 है। हाँ जी। वो हमें सिर्फ ना डेट को लेना है। ओके 22 को लिख लीजिए, आप अलग लिख लीजिए। लिख लिया सर। तो आपके लिए 22 हो गया, इसका टोटल करिए। 4। 4 आ गया। इसी तरीके से सब लोग अपनी डेट को लिखेंगे, उसका टोटल करेंगे। किसी के लिए ओके 5 आएगा, किसी के लिए 7 आएगा, किसी के लिए 9 आएगा, कुछ भी आएगा। तो वो लिख लिया आपने। अब आपको अपनी एज को लिखना है अलग। एज ओके को भी अभी अलग लिखिए। करंट कितने इयर्स हो चुके हैं? करंट आपका कितना ईयर पूरा हो चुका है उसको अच्छा लिखिए। पूरा हो चुका है, ठीक है लिख लिया। वो कितना हो गया? 33। 33। इसको टोटल करिए आप, 33 को। 6। 6 आ गया। अभी आपका ये 6 आ गया। अगर आपका ये करंट ईयर आपके 4 से मैच कर जाता 2025 में, तो 25 में आपको कोई बहुत ही पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में देखने को मिलता, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में लेकर आता। जैसे ओके। आज से 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो 2023 की अगर हम बात करें, 2022 और 2023, जहां पर आपकी एज थी 31, जिसका भी टोटल 4 आ गया और इसका भी आपकी डेट का भी टोटल 4 आ गया। तो वहां पर आपकी लाइफ में कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंज आया होगा। मे बी आपकी शिफ्टिंग, मे बी आपका वर्क रिलेटेड कोई एक पॉजिटिव चेंज आया होगा, वो अब आपको रिलेट कर लीजिए। अगर वही चीज 2025 में किसी के लिए हो रही है तो 2025 बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है उसके लिए। अदरवाइज हर किसी को तो फिर आना ही पड़ेगा, कुंडली दिखानी पड़ेगी। ये एक फॉर्मूले से थोड़ा हम देख सकते हैं। मेरा बर्थडे नवंबर में आता है, हाँ, तो नवंबर 2024 में मैं 33 का हुआ, बिल्कुल तो वो नवंबर 2024 से लेके नवंबर 2025 तक वैलिड रहेगी वो चीज़। बिल्कुल। ओके ठीक है, करें रैपिड फायर शुरू। डन डन करिए। तो आपका रैपिड फायर का पहला सवाल, आपके हिसाब से ज़ोडिएक पेयरिंग बेस्ट और वर्स्ट किन की होती है? बेस्ट ज़ोडिएक पेयरिंग
और वर्स्ट ज़ोडिएक पेयरिंग, पार्टनरशिप हो गया, लव हो गया, बिज़नेस हो गया, कुछ भी। ओके, बेस्ट पेयरिंग जो होता है वो होता है वाटर वाले जो ज़ोडिएक साइन है हमारे वो, या फिर अर्थ वाले और फायर वाले। तो फायर वाले का फायर से, यानी कि 1, 5 और 9 जो राशि है, इनका पेयरिंग बहुत बेस्ट है। इसी तरीके से 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, इनका पेयरिंग, यानी कि 4 का 8 नंबर राशि से, यानी कि कर्क का स्कॉर्पियो से, या कर्क का मीन से, इनका पेयरिंग अच्छा है। या फिर एरीज का लियो से, इनका पेयरिंग अच्छा है। और बर्ड्स पेयरिंग की अगर हम बात करें, तो जहाँ पर विचारों में बहुत ही ज़्यादा डाउट्स क्रिएट होते हैं, वहाँ पर पेयरिंग गड़बड़ हो जाती है। तो जेमिनी, यानी कि 3 नंबर और 7 नंबर राशि वाले अगर एक साथ करें, तो मुश्किल हो जाता है। यानी कि जेमिनी एंड लिब्रा, दिस इज़ द बर्थ पेयरिंग। ये हम लग्न राशि की बात कर रहे हैं, राइट? यस, लग्न राशि। ओके, तो गाइज आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे सर ने बताया था वेबसाइट पे, वहाँ पे हुँ, अपनी लग्न राशि देख के फिर आप लोगों को पेयरिंग के बारे में चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, ठीक है सर, आपका दूसरा सवाल, ज़ोडिएक साइन ऐसा कौन-सा होता है जो सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है? सबसे ज़्यादा इमोशनल जो ज़ोडिएक साइन है, वो है नंबर 4, यानी कि कर्क। क्योंकि वहाँ पर एक तो कर्क है जो पानी में रहता है, केकड़ा। दूसरा, वो जो राशि है उसका एलिमेंट भी वाटर है। और तीसरा, वो मूविंग है, यानी कि वो जो 4 नंबर राशि वाला होगा, वो बेचारा इमोशनल भी होगा, बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट से भी बना हुआ है। वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा ईज़ी है उसको मोड़ना, और वो मूवमेंट में भी है। सर आपका अगला सवाल ये है कि इस पॉडकास्ट में ना हमारी बहुत बार बात हुई है कि आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि ये एस्ट्रोलॉजर सच बोल रहा है या इसको नॉलेज है या नहीं है, जेन्युइन है या फेक है। तो आपके हिसाब से क्या 1, 2, 3 पैरामीटर्स क्या होते हैं जिससे एक नॉर्मल लेमैन बंदे को, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो क्या पैरामीटर्स होते हैं कि वो बता सकते हैं कि ये जेन्युइन है या फेक है? मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ अभी, जिससे काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर को धक्का लग सकता है। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो आपको मांगलिक दोष से डराए, काल सर्प दोष का नाम ले, प्लैनेट की पोजीशन को बात करे कि आपका प्लैनेट इस घर में, इस हाउस में बैठा हुआ है, तो ये असर होगा। या फिर बोले कि प्लैनेट आपका एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड है, यानी कि ऊँच का प्लैनेट है या नीच का प्लैनेट है। आपने सुना होगा ना कि ये प्लैनेट आपका ये ग्रह आपका नीच का है, ऊँच। अगर हुँ। कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता हुआ आपको मिलता है, तो आप समझ जाइए कि उनको ज्योतिष सीखना बहुत ज़रूरी है। उनको अभी ज्योतिष पे इतनी कमांड नहीं है। और अगर आप इन लोगों के पास कुंडली दिखाने जाएँगे, आप अपना नाम चेंज करके सेम कुंडली को लेकर जाएँगे, तो इनकी प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। क्योंकि इनको अच्छा। आता नहीं, इनको विश्वास नहीं है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। जितने भी बड़े-बड़े ज्योतिषी, अपना नाम चेंज करिएगा, 6 महीने बाद अपनी ही कुंडली को नाम चेंज करके दूसरे नाम से किसी और को भेज दीजिएगा, उनको दूसरी प्रेडिक्शन सिखा देंगे। जबकि अगर सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम टाइम, सेम प्लेस पर अगर किसी का जन्म हुआ है, तो आप मेरे पास अभी आएँ, चाहे 10 साल बाद आएँ, मेरी प्रेडिक्शन सेम ही रहेगी। मेरा जो आपकी कुंडली को पढ़ने का तरीका रहेगा, वो सेम ही रहेगा। तो अभी भी जो मैं बात बोलूँगा, वही 10 साल बाद बोलूँगा, सेम ही रहता है। ओके। तो सर आपका अगला सवाल ये है कि जो शनि की साढ़े-साती होती है, हुँ। उसके लिए क्या किया जा सकता है? कोई उपाय होता है उसका? या क्या? आपके दर्शकों के लिए सबसे पहले तो ये खुशखबरी है कि शनि की साढ़े-साती से जितना न्यूज़ चैनल में डराया जाता है, हमें नहीं डरना है। शनि की साढ़े-साती का मतलब हो गया शनि का गोचर, शनि का ट्रांज़िट। और शनि का जो ट्रांज़िट है, वो हमारे ऊपर असर तब डालेगा जब शनि जैसे 2 और प्लैनेट उसके साथ ट्रांज़िट करेंगे। हुँ। 2 और प्लैनेट का मतलब हो गया कि अगर शनि आपके लिए खराब है, हर किसी के लिए शनि बताया जाता है ना, आपने खैर ये तो सुना ही होगा आपने कि आपका शनि अच्छा है, आपका शनि खराब है। हुँ। राइट। अगर आपका शनि खराब है, हुँ। तो शनि जैसे 2 और प्लैनेट जो खराब हैं, वो हमें चाहिए होंगे आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव डालने के लिए। या फिर 2 ऐसे प्लैनेट चाहिए होंगे जो शनि जैसे हों, तभी उसका कुछ असर आएगा। शनि की साढ़े-साती का कोई असर नहीं है। वो 6 महीने में भी असर आ सकता है, 1 साल में भी आ सकता है, 2 साल में भी आ सकता है। ओके। तो शनि की साढ़े-साती का असर एज़ अ होल इज़ अ मिथ। इसीलिए आप सुनते होंगे कई बार कि चढ़ता हुआ शनि की साढ़े-साती इज़ गुड, उतरता हुआ इज़ गुड, बीच वाला इज़ गुड। ये सारे हुँ। ना मिथ्स हैं सारे के सारे।
तो वो आएगा और चला जाएगा, कोई उसका उपाय नहीं है सच, उसका कोई उपाय वो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। एक्चुअली वो प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको शनि जैसे कोई और हम्म, प्लैनेट चाहिए, और अगर आपका टाइम खराब चल रहा है, तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका प्लैनेट चल रहा है, उसके मंत्र जाप, स्टोन्स ये धारण करने होंगे। बस ये हो गया उपाय। शनि के ओके, साथ जाते इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। एंड सर हमने एक चीज़ राहु का बहुत सुना है, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स चल रही हैं। राहु के लिए क्या रेमेडीज़ होती हैं? मतलब आप कैसे क्या रेमेडीज़ देते हो? राहु के लिए आप खर्चा ज़्यादा कीजिए थोड़ा-सा, डोनेशन ज़्यादा कीजिए। अनाथ आश्रम में, या जो कोई नीडी व्यक्ति है जिसको दवाइयों की ज़रूरत है, जिसको किसी ऐसी सुविधा की ज़रूरत है जो आप प्रोवाइड करा सकते हैं, वो आप दे सकते हैं राहु का उपाय। ये काम करता है, ये अच्छा, इट इज़ गुड। और ये उपाय ना आपके कर्मों को ठीक करता है, तो इनडायरेक्टली सारे ग्रह ठीक होते हैं, राहु सबसे ज़्यादा ठीक होता है इससे। ठीक है। एंड सर एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि बहुत मान्यता होती है हमेशा से कि सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है सूरज का जल चढ़ाना सबके लिए ही ठीक है या फिर वो भी डिपेंड करता है? सूरज का जल चढ़ाना सबके लिए ठीक है, चाहे आपके पास सूर्य का नंबर है, नहीं है, आपका लग्न राशि जो मर्ज़ी है, सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप सूर्य को जल चढ़ाएँगे तो आप सुबह जल्दी उठेंगे, नहाएँगे, धोएँगे। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए छत या पार्क या कहीं मंदिर तो जाएँगे ही जाएँगे। तो आपका एक रूटीन बन जाएगा, और आपका जो मूड है वो डेली का डेली एनहांस्ड हो जाएगा। जब आप सूर्य को जल देंगे, धूप लगेगी, सूर्य की पहली किरण आपके ऊपर आएगी, और जब आप जल चढ़ाते हैं तो पानी और सूर्य की रेज़ का मिश्रण होके जो आपके ऊपर पड़ेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। और इसीलिए बताते हैं पुराने समय में कि स्नान सुबह टाइमली करना चाहिए। सुबह नदियों का जो पानी होता है उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होती है हमारे लिए। तो वो उसका जुड़ाव होता है हमारी हेल्थ से। हमारे प्लैनेट से कोई ना कोई फ़र्क पड़ जाएगा। हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, नहीं चढ़ा रहे हैं, सूर्य को पता नहीं चलेगा पूरी ज़िंदगी में। जब ओके। पता ही नहीं चलेगा तो उसका असर क्या होगा? हमारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कुछ बदलेंगे नहीं कभी भी, अगर हम सूर्य को डेली जल चढ़ा भी रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली आपकी चीज़ों को ठीक करता है। तो हमारे शास्त्रों में या हमारे ऋषि-मुनियों ने जो भी उपाय बताए हैं ना, वो आपकी बॉडी को टारगेट करके बताए हैं। चाहे वो फास्ट है, चाहे वो सूर्य को जल देना है, चाहे वो मंत्र जाप है, ये सब आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए है, ताकि आपकी बॉडी ठीक हो, आपका माइंड ठीक हो, आप डिसीज़न अच्छा ले सकें। आप अच्छा-बुरा समय तो रोक चेंज कर नहीं सकते ना, वो तो राइट। हो ही नहीं सकता। ठीक है। सर और आपने एक बात बोली थी कि कोई भी अगर एक ही जगह पैदा हो रहा है सेम टाइम पे, सेम प्लेस, तो ट्विन्स की बात करते हैं। तो जो ट्विन्स होते हैं, क्या उनकी कुंडली सेम होती है? क्योंकि उनमें माइनर डिफरेंस होता है, कुछ सेकंड का डिफरेंस होता है। तो अगर उनकी बात करें तो क्या ट्विन्स की कुंडली सेम होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे लाइफ टाइम? ट्विन्स की कुंडली सेम होती है, पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि उनके पाम चेंज होते हैं ना। ओके, बेस्ड ऑन पामिस्ट्री। यस, कुंडली और अंक कुंडली तो एक ही जैसी बनेगी, पर अच्छा, पामिस्ट्री से जो चेंज है ना, पामिस्ट्री से हो जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं कि ओके, ट्विन्स में भी चेंज होता है, तो वो हम पकड़ेंगे पामिस्ट्री से। अच्छा, ओके। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है रैपिड फायर का कि पुराने ज़माने में जब बच्चे पैदा होते थे तो उनका ज़रूरी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ पता ही हो या टाइम ऑफ बर्थ पता हो, तो क्या उनकी भी जन्मपत्री बन सकती है? नहीं, उनकी जन्म पत्री नहीं बन सकती, उनकी प्रश्न पत्री बन सकती है। जन्म पत्री हम उनकी नहीं बना सकते, क्योंकि जब हमें कुंडली बनाने के लिए डेट, टाइम और प्लेस बिल्कुल स्पेसिफिक चाहिए, तब एक्यूरेट होना बनेगा, चाहिए। एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक, अदरवाइज़ ओके। नहीं। अब अगर कोई बोल दे कि शाम का जन्म था, पता नहीं। हुँ, हाँ, एक तरीका है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जिससे हम आपके जन्म समय को रेक्टिफाई कर सकते हैं, पर हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते। इसीलिए उसका नाम है बर्थ हुँ, टाइम रेक्टिफिकेशन। ओके। बर्थ टाइम का पता नहीं लगा सकते कब हुआ, वो तो बट आपको उसके आइडिया दे। बेसिस पे कुंडली नहीं बन सकती? उहुँ, आपको कोई तो आइडिया देना ही पड़ेगा कि शाम का जन्म था। डेट तो सही बतानी ही पड़ेगी, और फिर आपको एक हुँ, आइडिया देना पड़ेगा कि शाम का जन्म था या दिन का जन्म था। तब हम हुँ, बर्थ टाइम रेक्टिफाई करते हुए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो भी हाँ, बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क है। 2-2 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन लग जाते हैं कई बार।
और अच्छा उसकी फीस हज़ारों में नहीं होती है, कई बार लाख रुपए तक भी पहुँच जाती है। ओके ठीक है सर, तो होता है हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म। कैसा लगा आपको आज वाला? बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट, और आई थिंक आज जो हमने इन 1 घंटे 2 घंटे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, बहुत ही ज़्यादा है ये इन्फॉर्मेशन। कोई भी अगर ध्यान से देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, तो उसे बहुत इनसाइट अपनी कुंडली के दिखाई दे जाएँगे। एग्जैक्टली। जब मैं इस पॉडकास्ट में आया था तब मुझे जेन्युइनली मेरे को शायद 10% पता होगा चीज़ों का, लेकिन उसके बाद इतनी चीज़ें पता चल गई है कि ये मेरा ना लेसन हो गया है अब। कभी भी हुँ। मेरे को कुछ रिवीजन करनी होगी ना, मैं पॉडकास्ट खोल लूँगा। एंड ये और हमारा न्यूमरोलॉजी वाला, गाइस अगर आपने वो नहीं देखा वो जाके देखना, वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। वो पूरा न्यूमरोलॉजी एक्सप्लेन करी है सर ने, एंड ये पूरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। एंड दोनों बहुत ही डिटेल्ड हैं, ऐसा नहीं ऊपर-ऊपर की बातें, ये प्रॉपर डिटेल्ड हैं। एंड सर थैंक यू सो मच। अच्छा सर, लास्ट चीज़, अगर किसी को आपको रीच आउट करना होगा वो कहाँ रीच आउट कर सकता है? वो हमारे वेबसाइट पे रीच आउट कर सकता है, या फिर एक नंबर है 9311021650। इस नंबर ओके पे व्हाट्सएप करके अपनी परेशानी या अपना रीच आउट करने का जो कंसर्न है, कोर्सेज़ के लिए, कंसल्टेशन के लिए, वो रीच आउट कर सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर टाइम निकालने के लिए, मीन्स अ लॉट, धन्यवाद थैंक अभिमन्यु यू सर। जी। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट। टिल देन टेक केयर, बी गुड।